क्या बियर पीने से किडनी के स्टोन्स निकल जाते हैं? ये एक कॉमन मिथ है जो बियर पीने से स्टोन प्रॉब्लम दूर रहती है। स्टोन है अगर अटका हुआ है तो उसको बियर पीना चाहिए। हर स्टोन के लिए बियर काम नहीं करती, सिर्फ सर्टन स्टोन वेयर वी नीड डायरेटिक फ्लशिंग, जहाँ पे हम पानी के वेग के साथ हमें स्टोन को बाहर निकालना है। वो कुछ एक स्टोन ऐसे होते हैं जिसमें आपको इसमें मदद मिल सकती है। यू में फील भी मैंने पानी ज़्यादा पिया या मैंने बियर ज़्यादा पी तो उसके डायरेसिस के साथ मेरा स्टोन निकल गया। और वो काम पानी भी कर सकता है। कुछ जरूरी नहीं है बियर के साथ। नमस्ते एंड वेलकम टू हेलो अपोलो आर केयर ऑन एयर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भावल और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव जसूजा। डॉक्टर जसूजा पिछले 30 वर्षों से नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। Dr. Jasuja has not just given treatment to thousands of patients from around the world, but he has also given them a second chance at life. आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज और ट्रांसप्लांट के बारे में। डायलिसिस की जरूरत किसको पड़ती है? क्या बिना ट्रांसप्लांट के ही पूरी जिंदगी डायलिसिस कराया जा सकता है? किडनी ट्रांसप्लांट कब जरूरी हो जाता है? इसका प्रोसेस क्या है? खर्चा कितना आता है? डोनर कैसे चुना जाता है? ट्रांसप्लांट के बाद की जिंदगी कैसी होती है? We are truly privileged to have Dr. Jasuja on the show. Dr. Jasuja, welcome to the show. आजकल किडनी डिजीजेस का सर्च बहुत बढ़ गया है। इसका क्या कारण है? Yeah, that is true. In fact, as I'm practicing, as you said, three decades, I've been seeing serious number changes actually. The main वजह मुझे लगती है, एक तो prevalence of lifestyle diseases, which is non-communicable diseases, which is becoming very prevalent, and society as such has grown, and financial abilities have given us more opportunities. भी हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें recruit हो सकते हैं. Plus, there's a role of insurance penetration, awareness about the disease processes, availability of healthcare next door to you. All these put together, they have brought us to a level where numbers are swelling and actually increasing. And I believe next decade, probably we might have another serious big surge, which we might find it difficult, जिसको हम संभालने में भी मुश्किल पाएंगे। हम देख रहे हैं लोगों को बीपी और हाइपरटेंशन की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये भी किडनी की हेल्थ को इफेक्ट करता है? यस, किडनी हेल्थ के सबसे जो मुख्य कारण है वो दो ही हैं। सबसे पहला कारण डायबिटीज, हिंदुस्तान में खास करके। नंबर दूसरा कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का इंसिडेंस हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। किडनी डिजीज का प्रेवलेंस उसके हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। जो डायबिटिक होता है, 40% इंसिडेंस ऑफ किडनी डिजीज इन डायबिटिक्स इज देयर। अबाउट 20% ऑफ द ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स वुड गेट किडनी डिजीज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर क्या एक ही चीज है डॉक्टर जसूजा? टेक्निकली दोनों ही एक ही चीज़ है। नॉर्मल प्रेशर को हम जनरली, जो प्रेशर हमारी धमनियों के अंदर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो आप अगर उसकी बेसिक जानकारी लेना चाहें तो ब्लड प्रेशर बोलिए। हाँ, हाइपरटेंशन एक टेक्निकल टर्म हो जाती है। जब वो प्रेशर नॉर्मल से ऊपर जाने लगे तो उसको हाइपर मीन बढ़ गया, टेंशन बढ़ने से हाइपरटेंशन बोलते हैं। बट थ्योरेटिकली दिस आर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स, इंटरचेंजेबली हम इनको यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसा है, हाइपरटेंशन कैसी है, तो वो सब चीजें आपस में सिनोनिमस बट practically represent the same thing but different grades. Blood pressure may be normal. Hypertension means you are having a high blood pressure which warrants treatment. तो हाई ब्लड प्रेशर को किडनी के लिए एक साइलेंट किलर क्यों माना जाता है? कम से कम 20% मरीज ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट हाइपरटेंशन की वजह से किडनी प्रॉब्लम होती है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है, जितनी भी किडनी की बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, चाहे वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या सिस्टमिक डिजीजेस और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जितनी भी डिसऑर्डर्स किडनी में आते हैं, विकार जो किडनी में पैदा होते हैं, उन सब में ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड होता है। अब ये अपने आप में एसोसिएट होते हुए ये इसकी प्रोग्रेशन, जो भी डिजीज किडनी को असर कर रही है, उसका एक अपना प्रोग्रेशन रेट होता है। ब्लड प्रेशर अगर उसके अंदर आए और ना कंट्रोल, विच इज ऑलवेज देयर इन अबाउट 80%, और अगर उसको ढंग से कंट्रोल ना किया जाए एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, तो ये डिजीज के प्रोग्रेशन को, डिजीज को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर इज ऑलमोस्ट अ डबल एज स्वॉर्ड। If it is there, it can cause kidney problem. Even if it is primarily not there, secondarily acquired because of the disease, तो भी ये किडनी को हिट करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट आई हैव टू टैकल इन ईच एंड एवरी पेशेंट। ओके, सो एक आइडियल बीपी क्या होता है? आइडियल बीपी की आज की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सरल कर दी गई है, क्योंकि इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन रहा, कई सारी गाइडलाइंस आती रही, बट इवेंचुअली
in last couple of years we have come to a point that for everybody blood pressure is same. नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो 120-80 है. मे नॉट बी गुड फॉर यू बिकॉज ऐसा होता है कई बार हमारे वाइटल ऑर्गन परफ्यूजन के लिए हम थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर चाहिए होता है. ऐसी स्थिति में किसी के लिए हम कट ऑफ डिफरेंट कर सकते हैं, बट दोज हु आर हेल्दी इंडिविजुअल दे नीड टू मेंटेन अ ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80. वो एक पुराना नोशन होता था उम्र के ऊपर इतने साल डाल 120 के ऊपर उम्र डाल दीजिए या 100 के ऊपर डाल दीजिए तो आपका ब्लड प्रेशर उतना होना, वो एक मिथ्य था. वो एक अपनी धारणा जिसका सब्सटेंशियली वी कुड नॉट कोलैबोरेट विद आवर क्लिनिकल ट्रायल्स. आज की डेट में ब्लड प्रेशर 120-80 की फिगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को हर उम्र में मेंटेन करनी चाहिए. ये बीपी बढ़ता और घटता कैसे है? बढ़ती उम्र के साथ इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीजेस. 50 के दशक पार करने वाले जितने भी सोसाइटी में लिविंग इंडिविजुअल्स हैं उनमें प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज टू द ट्यून ऑफ 50%. 50% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है. वो अलग बात है आपको जानकारी है या नहीं है. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है. मोस्ट कॉमन कॉज इज एसेंशियल हाइपरटेंशन. एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है जितनी भी हमारी नॉलेजेबल डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है वो आप में नहीं है या हम उनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं. हमारी साइंस की एक लिमिटेशन समझिए, वो क्यों है वो हमें नहीं मालूम. वो सबसे ज्यादा कॉमन. उसके बाद डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे किडनी की प्रॉब्लम जिसमें ब्लड प्रेशर होता है. उसके बाद कुछ हार्ट के हाइपरडायनामिक इश्यूज आते हैं, कुछ न्यूरोएंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स आते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं, कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है. सो वो अलग अलग वजह बनती, मगर ये सारी वजह बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं, ना कि जितना कि एसेंशियल हाइपरटेंशन. क्योंकि ये जितनी भी वजह हैं ये सिंस यू कैन लोकलाइज, आपको ये पता लग सकता है किस बीमारी की वजह से है, आप उसका इलाज कर सकते हो. जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है दैट वारंट्स द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विदाउट अटेंडिंग टू द और एड्रेसिंग द बेसिक कॉज. ओके, बीपी की अगर किसी को दिक्कत है तो वो किस डॉक्टर के पास जाए? शुड ही गो टू अ फिजिशियन, एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट? कौन सही डॉक्टर है जो आपकी बीपी की तकलीफ को दूर कर सकता है? बहुत सही सवाल पूछा आप सारिका जी. देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप दुनिया में हाइपरटेंशन क्लिनिक्स देखें ना तो इस सारे के सारे नेफ्रोलॉजिस्ट रन करते हैं. कार्डियोलॉजिस्ट डील विद विक्टिम ऑफ हाइपरटेंशन, दैट इज हार्ट इज वेरी लेस कॉमन कॉज फॉर हाई ब्लड प्रेशर. हालांकि किडनी, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा, एसेंशियल इज द कॉमनेस्ट एंड इमीडिएटली जो सेकंड कॉज आता है वो किडनी से होता है. इवन इन एसेंशियल हाइपरटेंशन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस इन द किडनीज. क्योंकि उसकी एसेंशियल की मैनेजमेंट और सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण काज आफ्टर एसेंशियल किडनी होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द हाइपरटेंशन क्लिनिक्स इन द ग्लोबल लेवल आर मैनेज्ड बाय नेफ्रोलॉजिस्ट्स. बट हमारे यहाँ थोड़ी सी धारणा ये है, अगर ब्लड प्रेशर हुआ तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं. बट ठीक है, वो भी एक फिजिशियन है, वो अपने तौर पर ट्रीटमेंट का आपको एक सही निवारण दे सकते हैं. बट मोस्ट एज आई सेड, हाइपरटेंशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक होता है या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो शायद नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं. किडनी को बचाने के लिए हमारा आइडल बीपी कितना होना चाहिए अगर हम अपनी किडनी की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं? तो देखो ब्लड प्रेशर तो हमें हमेशा, जैसा मैंने कहा, 120-80 रखना है अनलेस देयर इज अ वाइटल ऑर्गन परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज. वो एक हमारी एक असेसमेंट प्लान होता है. जैसे कि अगर हमारे वाइटल ब्रेन के परफ्यूजन में कुछ डिफेक्ट है तो हम थोड़ा सा ज्यादा भी रखना पड़ सकता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम 120/80 इज एन आइडियल नंबर व्हिच वी शुड मेंटेन फॉर एवरी ऑर्गन्स इंटेग्रिटी. सब शरीर के ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके परफ्यूजन के लिए हमें एक ही ब्लड प्रेशर रखना पड़ता है. Dr. Jasuja, can you please throw some light on chronic kidney disease? And there's a new term called CKDU. देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो क्रॉनिक किडनी डिजीज हम किसको बोलते हैं? किडनी की बीमारी जिसका समय 3 महीने से ऊपर हो जाए उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं. और मोस्ट कॉमन कॉजेज विच कॉज किडनी डिजीज हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 कॉज तो डायबिटीज है, दूसरा कॉज क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हम लोग प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर, जिनकी मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हो सकते हैं. नॉन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. Post infectious glomerulonephritis was at one point of time very big entity, which at least in my three decades of practice, I'm seeing that particular segment is going down. So वो एक infection के साथ, हालांकि maybe that we are not practicing in the rural area, so that we may not have the true pulse of the public, मगर essentially
इन्फेक्शन का क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह पे अवेलेबल हो गया है, इन्फेक्शन कंट्रोल इस बेहतर हो गया है, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वाली एंटिटी काफी हद तक अपने आप को कंटेन करती चली जा रही है, मगर उसके बदले में जो बाकी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स वो बढ़ते चले जा रहे हैं. देन देयर आर सर्टेन डिजीजेस व्हिच वी एक्वायर बाय वर्च्यू ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज. लाइक किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस किडनी को डायरेक्ट इंजर करता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं उनमें पेन किलर्स का यूज होता है, तो वो भी किडनी को असर करती है. और जो सबसे एसेंशियल एक और चीज जो हम कई बार कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होते हैं जो कि हमारी किडनीज को ओवर द इयर्स अफेक्ट करते हैं. कुछ एक मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, मेडुलरी sponge disorder, renal calculus disease, polycystic kidney disease. These are the disorders which we are born with. And apart from that, some congenital nephronopathies, etc. होते हैं जो पैदाइश में ही आपकी किडनी में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं. पर ये प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में देखी जाती है या अर्ली यंग एज में आपको नजर आने लगती है. और कई बार जाइकोयूरेटेरिक रिफ्लेक्स का मतलब होता है आपका जो यूरिनरी पैसेज है वो एबनॉर्मल या एबरेंट रहा किसी वजह से, और उसका भी किडनी में ओवर द ईयर्स असर आना शुरू हो जाता है. और जो लास्ट कॉज जो आता है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बनता चला जा रहा है, वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मेडिसिन्स. सो सबसे कॉमन, जैसे मैंने पहले भी बोला, यूज ऑफ पेन किलर्स और परसिस्टेंट यूज ऑफ एनी ड्रग. जब आपके डॉक्टर आपको कोई चीज प्रिस्क्राइब करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन टू यूज इट फॉर अ पर्टिकुलर डे. मेनी टाइम हमने ये देखा भी हम उससे इतना कंफर्ट महसूस करते हैं भी हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना समझ के उसमें का सेवन अपने आप ही करते रहते हैं. फॉर्चुनेटली इन लास्ट 1 decade इफ यू सी ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी पे बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा है. नहीं मिलती दवाएं आजकल, मगर इससे पहले तो मिल ही नहीं थी. तो हमने अनदर इम्पोर्टेंट एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी which is coming up as a issue with us because of indiscriminate use of पेन किलर्स. तो डॉक्टर जसूजा, पेन किलर्स हमारी किडनी की सेहत को ज्यादा खराब करते हैं, या कोई भी मेडिसिन जब हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या ज्यादा दिनों तक बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं, वो हमारी किडनी को ज्यादा नुकसान करती है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारिका जी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, हर दवा नहीं नुकसान करती उस लेवल पर, मगर लंबे समय पर ली गई तो हर दवा नुकसान कर सकती है. जो दवा के ग्रुप्स जो सबसे ज्यादा किडनी को असर करते हैं वो पेन किलर्स होते हैं, पर्टिकुलरली NSAIDs जिनको हम बोलते हैं. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is used not as a painkiller, they are used for many other purposes, and it's very commonly prescribed drug by all specialties where the patients are dealing with pain. Post-surgically, we are using it, orthopedics, trauma, injuries, pain. Otherwise, आपके कभी भी कुछ छोटा मोटा कोई दर्द हुआ तो डॉक्टर लोग सर दर्द, माइग्रेन, इन सब में इन चीजों का यूज कॉमन किया जाता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है. सेकंड ग्रुप जो प्रॉब्लम करता है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. अब ऐसा नहीं है भी दिस इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच वी यूज, इवन आई यूज इट फॉर माय पेशेंट्स. दे आर लाइक एट टाइम्स द लाइफ सेविंग ड्रग्स, बट if they are used unmonitored after a particular point of time, their cumulative effect is that they start spoiling kidney. इसी तरह कुछ एंटी फंगल ड्रग्स आती हैं, पर्टिकुलरली एम्फोटेरिसिन बी, अगर उसका भी इनडिस्क्रिमिनेट लॉन्ग टर्म यूज हो तो वो नुकसान करने लगती है. प्रैक्टिकली अगर आप समझें तो हर दवा और बहुत सारे न्यू बायोलॉजिक्स आ गए हैं आजकल. कैंसर ट्रीटमेंट में एक सीरियस सर्ज ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हुआ है. उनमें से बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज आई हैं जिनका अब हमें ज्ञान होने लगा है that many of them have a kidney impact. So all treatment, whatever you get for whatever purpose, you should be conscious or cautious of the fact that हमें अपनी किडनी फंक्शंस को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहना. डॉक्टर जसूजा, हमने बहुत केसेस में ऐसा सुना है कि पेशेंट कहते हैं हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पता चला. ऐसा क्यों होता है? आर देयर सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रॉब्लम इन योर किडनी? दिस इज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी सी आवर पेशेंट्स, वो जब बहुत ही लेट स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है किडनी अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैव मेनी सिम्टम्स. For years together, you may not get any symptom unless you're conscious about it. That's why the kidney is one organ that warrants screening much before screening if you are vulnerable. If you have a family history of kidney disease, if you are diabetic, if you have hypertension, or if you're suffering from any chronic disease and you're on a long-term treatment strategy plan, or otherwise after the age of 40, you should keep a regular check on your health issues, which involves kidney also. So kidney बिना की बीमारी जब तक एक पर्टिकुलर स्तर से ऊपर ना निकल जाए तब तक इसके बारे में नहीं पता लग पाता. वजह उसकी यह किडनी में ना एक इंटरेस्टिंग रिजर्व है. किडनी का जितना भी फंक्शन बिगड़ता है
कुछ हिस्सा खराब हुआ तो उसके साथ वाला हिस्सा अपने काम को एनहांस करके नंबर्स को ठीक रखने की कोशिश करता है। नंबर्स को, आपकी एबिलिटीज को, आपको फिजिकल फिटनेस में, इफ यू आर इग्नोरेंट यू मे नॉट बी एबल टू फिगर आउट सटल चेंजेस। बट कुछ चेंजेस जो होते हैं, जैसे आप ठीक चल रहे हैं, अचानक सुबह उठते हैं तो सर में दर्द होने शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, इसका मतलब है। और आप रात को पहले ठीक थे, मगर आप 2-3-4 बार रात को पेशाब करने उठने लगे और आपको प्रोस्टेट का कोई वजह नहीं है, तो इसकी वजह यह है दैट हो सकता है आपकी किडनी में कंसंट्रेशन डिफेक्ट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज आने लगा है। आपका अनएक्सपेक्टेड हीमोग्लोबिन जो अच्छा खासा चल रहा था वो नीचे जाने लगा है। ये कुछ सटल साइंस होते हैं, वन मे नॉट बी एबल टू एट्रीब्यूट टू इट टू किडनी, मगर इन पे ध्यान रखते हुए किडनी की सुरक्षा के लिए नियमित तौर पे अपने चेकअप्स के बिना पकड़ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। ओके डॉक्टर जसूजा, अभी आपने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैदाइश से जिनको किडनी की तकलीफ होती है, तो उन बच्चों में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को ये किडनी की तकलीफ है, या उसके पेरेंट्स कैसे ये डिसाइड करें कि उनको एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, इस बच्चे को किडनी की तकलीफ है? देखो सरकार जी, बहुत सारे किडनी की जो पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं, फॉर्चुनेटली एंटीनेटल चेकअप्स में आजकल हम पिकअप करने लगे हैं इस किस्म के डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली द ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम्स, जैसे यूरिथ्रल वाल्व्स हो, वेसिकुलर रिफ्लक्स हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, पीयूटी ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये तो आजकल हमें पहले ही पता लगने लग जाता है। तो पैदाइश से पहले ही डॉक्टर लोग ये चीजें प्रोनाउंस कर देते हैं, ये बच्चा जो पैदा हो रहा है इसमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है। एंटीनेटल चेकअप स्क्रीनिंग्स आर ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल द मदर्स हु आर प्रेग्नेंट to figure out what is the health of their kidney. Apart from other, of course, we look for every organ in a child. So this is also one of the ways to look at it. डॉक्टर जसूजा, किडनी की तकलीफ जब इंसान को स्टार्ट होती है और उससे लेकर डायलिसिस तक की जर्नी जो होती है, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि अभी मेरे को अपने पेशेंट को दवाइयों से ठीक करना है, पर अब ये पेशेंट जो है अब इसको डायलिसिस की जरूरत है? ये प्रोग्रेशन के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। कोई भी बीमारी हो, शायद किडनी की, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो, सिस्टिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो, पेन किलर्स की वजह से हो, these all diseases, they, as I said, kidney has a reserve to perform, so they track a system. Every disease has its own way of forwarding or progression, but हर disease एक particular numeric value से गुजरती हुई जाती है, जिसको हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजाइजेशन के लिए हमने उसको 5 हिस्सों में बांट रखा है: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। करेक्ट। और ये जर्नी शुरू होती है स्टेज 1 में। यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ किडनी डिजीज, यू मे हैव अ किडनी डिजीज लाइक प्रोटीन लीक हो रहा है जो आप हल्का सा है, कोई उसकी वजह से सूजन नहीं आई, चेहरे पे सूजन नहीं, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर आपकी किडनी काम पूरा कर रही, क्रेटिनिन आपने चेक किया 0.9 आया, यूरिन चेक किया ट्रेस प्रोटीन है, मगर आपने इग्नोर किया। तो ये वो स्टेज है जिसमें आपकी किडनी ऑलमोस्ट नॉर्मल है मगर बीमारी है, तो स्टेज 1 हो गया। अब जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ती जाएगी उसमें GFR कम होता चला जाता है, तो 60 to 90 के बीच की जो जर्नी है उसको स्टेज 1 में लिया जाता है। और 30 to 60 को स्टेज 3 में जाते हैं हम लेके। 90 से ऊपर स्टेज 1, 90 से 60 स्टेज 2, 30 to 60 स्टेज 3 में आ गया, 30 to 50 में स्टेज 4, और 15 ml से नीचे जब किडनी फंक्शन बचता है सिर्फ, जिसको हम स्टेज 5 बोलते हैं। अब ये जो स्टेज 5 है, इसमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हर स्टेज के अपने अपने एक्सप्रेशंस हैं, अपनी अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है स्टेज वाइज। जैसे स्टेज 3 में आदमी पहुंचता है, बहुत सारे सिम्पल लाइक एनीमिया का आना, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस का शुरू करना, एसिडोसिस का करेक्शन और बोन मिनरल डिसऑर्डर्स का मैनेजमेंट प्लान, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन अर्ली स्टेजेस। सो हर स्टेज के मायने ये हैं, जब हम स्टेज बोलते हैं उसका मायने ये नहीं भी आपकी बीमारी का कुछ लेबल चेंज किया, वो तो एक डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग है कि इस स्टेज में मुझे ये सब चीजें इस मरीज को देनी। जी, डायलिसिस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। डायलिसिस, पहले तो एक मिथ हटा दूं सबके दिमाग से। लोगों का सोचना है शायद डायलिसिस करने से किडनी ठीक हो जाती है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायलिसिस से किडनी का कोई ताल्लुक नहीं है। डायलिसिस is not a treatment of kidney, it's a substitution of a kidney. ये वो काम करता है जो आपकी किडनी को करना चाहिए था। पूरे काम तो वो नहीं कर सकता, मगर डायलिसिस वो काम कर देता है जिससे आपके शरीर में जो वेस्ट पदार्थ बन चुके हैं, जो किडनी के द्वारा निकास होना था वो नहीं हुए, वो आपके शरीर से मशीन के द्वारा साफ कर दिए जाते हैं, जिसको कि हम डायलिसिस बोलते हैं। ये प्रक्रिया
एक्यूट किडनी इंजरी में, मतलब जिसकी किडनी रिकवरी रिवर्सिबल होती है, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देना पड़ता है। कुछ एक मरीज जिनके पास ट्रांसप्लांट ऑप्शन नहीं है मगर क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 तक पहुंच गए हैं, उनको अपनी सारी उम्र डायलिसिस पे गुजारनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डायलिसिस जब प्रिस्क्राइब किया जाता है, जब तक आप उसको एडिक्वेटली नहीं लोगे, पूरी तरह नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ की लॉन्जिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने दर्शकों को, खास करके आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा। डायलिसिस, देखिए हमारे शरीर में 2 किडनी है, शरीर ने अपनी वैल्यू ऑफ क्रेटिनिन जो है उसको 1 पे प्रोनाउंस कर दिया है, 1 या उससे नीचे। कोई भी मशीन आपको उस लेवल पर नहीं ले जा सकती जब तक आप उसको लगातार शरीर के अंदर रख के या शरीर के बाहर रख के चलाओ, विच इज नॉट पॉसिबल। यू कांट बी ऑन अ डायलिसिस मशीन 24 आवर्स। तो साइंटिफिकली हम लोगों ने ये देखा है, अगर आप सप्ताह भर में 12 से 14 घंटे, मतलब 3 डायलिसिस कम से कम लो, तो आप नियर नॉर्मल लाइफ बिता सकते हो। आप लाइफ को, अपनी लॉन्जिविटी को एडिक्वेटली जी सकते हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रहेगी। डायलिसिस पे रहने वाले मरीजों के लिए मेरी एक बहुत बड़ी सलाह है, कम से कम डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी है, डायलाइजर की जो एबिलिटीज हैं, उनको पहचानिए, उनको इनकॉर्पोरेट करिए। अगर आपके पास और कोई व्यवस्था या ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है तो डायलिसिस को एडिक्वेट लीजिए ताकि आप लंबी स्वस्थ जीवन बिता सकें। ओके डॉक्टर जसूजा, ये डायलिसिस जो होता है, ये जब हमारी दोनों किडनी फेल हो जाती है तब आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, या आप एक किडनी फेल हो जाती है तब आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पब्लिक का कॉमन सवाल है, एक किडनी खराब है या 2 किडनी। देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया, दोनों किडनियों को पूल इन करके हम जीएफआर बनाते हैं जो कि 90 ml से ऊपर होता है। एक किडनी खराब हो गई तो दूसरी किडनी तो बड़े आराम से इतना काम उठा लेती है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। 5000 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके पास एक ही वर्किंग किडनी होती है और उसका सारी उम्र नहीं पता लगता। एक किडनी तो पूरी उम्र निकालने के लिए आपके लिए बहुत है। इसी वजह से हमने जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक स्वस्थ डोनर से एक किडनी ले ली जाती है, वो अपनी उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक किडनी लगा दी जाती है जो कि नॉर्मल लाइफ पाता है, मरीज जो है वो नॉर्मल लाइफ पाता है। तो एक किडनी तो बिल्कुल आपको पूरी लाइफ दे सकती है। मगर जब हम बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी का मतलब दोनों किडनियों में। हमेशा जब आपकी वैल्यू चेंज होगा तो ये समझो कि दोनों किडनियों में असर आया। डॉक्टर जसूजा, पेशेंट्स पूछते हैं कि आप एक्सेस क्रिएट करते हैं, ये एक्सेस क्या चीज होती है डायलिसिस के लिए? डायलिसिस का पहले तो प्रक्रिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। डायलिसिस में आपका खून शरीर से निकलता है, बाहर आता है, और वो एक स्पेसिफिक फिजिकल मेथोडोलॉजी से क्लीन किया जाता है, जिसमें हम डायलिसिस का वर्ड आता है डिफ्यूजन से। और डिफ्यूजन एक फिजिक्स का सिद्धांत है जिसमें एक तरफ हमारा ब्लड चल रहा है और एक तरफ साफ पानी जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्लड के बराबर होते हैं। सेल नहीं होते, प्रोटीन्स नहीं होती, मगर जितने भी हमारे ऑस्मोलर कंटेंट्स हैं, सोडियम पोटेशियम, वो सब उसमें पड़े उतने होते हैं जितने नॉर्मल शरीर में होते हैं। जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं, बीच में इनके एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें एक स्पेसिफिक साइज के छेद होते हैं। तो जो कंसंट्रेशन जिस तरफ ज्यादा है वो उधर दूसरी तरफ मूव कर जाती है, और जो स्वस्थ वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी जरूरत होती है बॉडी उनको ले लेती है। तो इस प्रक्रिया के डिफ्यूजन प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो वो एक सिद्धांत प्रक्रिया के जरिए हम यूरिया क्रिएटिनिन को कम करते हुए शरीर में वो खून साफ करके वापस डालते हैं। अभी निकालना और डालना, इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो चाहिए होता है। मशीन को एक स्पेसिफिक फ्लो पर रन करना पड़ता है, जनरली विच इज 250 टू, आजकल तो हम 450-500 ml पर मिनट का ब्लड फ्लो भी यंग पीपल में लेने लगे हैं। तो जब ये फ्लो हम लेते हैं तो हमें ब्लड का सोर्स तो चाहिए जी। तो उस सोर्स को हम एक्सेस बोलते हैं। बेस्ट सोर्स फॉर एक्सेस इज AV फिस्टुला विच इज ए नेटिव, एंड जितना दूर शरीर से फिस्टुला बने वो बेहतर होता है। और फिर ये, क्योंकि जिस आदमी के पास डायलिसिस के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं, उसका फिस्टुला ही उसकी सहायता करता है। बट हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है एक्सेस में, हमारे अक्सर मरीज लेट प्रेजेंट करते हैं या पेशेंट अचानक एडवांस यूरेमिया में चला गया। तो ऐसे में हमारे पास 2 ऑप्शन और होते हैं। एक एक्यूट एक्सेस, एक्यूट कैथेटर प्लेसमेंट, जिसको इंटरनल जुगुलर हम बोलते हैं। पहले हम सबक्लेवियन भी करते थे मगर आजकल उसकी प्रायोरिटी नीचे चली गई, मगर इंटरनल जुगुलर बोलते हैं।
और एक एक्यूट कैथेटर जिसको हम कहते हैं, जैसे एक्यूटली आपने डाला उससे 2 से 6 डायलिसिस आप कर लेते हो। और इसके बाद आता है एक सेमी परमानेंट काइंड ऑफ कैथेटर प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड टीसीसी, टनल कैथेटर, और पहले उसको हम परमाकैथ बोलते थे, जिसमें कि जाता तो वो एक्यूट कैथेटर की तरह हमारे राइट एट्रियम में जाता है, मगर उसकी जो बाहर निकास की प्रक्रिया है वो एक छोटा सा स्किन के अंदर एक हम टनल बना के उसको निकालते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन ना अंदर जाए। और इसकी लॉन्जेविटी प्रैक्टिकली 6 महीने तक कही जाती है, बट मेरे पास मरीज हैं जो 8-8, 10-10 साल से इसको लेके इसी पे डायलिसिस करा रहे हैं, बट ये भी अच्छी है। तो एक्सेस का होना, एक क्वांटम ऑफ ब्लड निकाल के साफ करके डालने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो एक्सेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सेस तो डायलिसिस ही नहीं किया जा सकता। ओके। एक शब्द मैं और बताना चाहूँगा, डायलिसिस में भी बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन आ गई हैं। आज की डेट में एक ऑनलाइन हीमोफिल्ट्रेशन भी करने लगे हैं, विच इज स्लाइटली डिफरेंट देन डिफ्यूजन प्रोसेस। उसमें हम कन्वेक्शन का प्रोसेस लगाते हैं, उसमें हम एक्सेस प्रेशर देके वाटर को ट्रांसग्रेस करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसमें कई ऐसे पदार्थ जो डिफ्यूजन से नहीं क्लियर होते वो भी क्लियर होते हैं। तो डिफ्यूजन इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डायलिसिस विच गिव्स बेटर क्लियरेंस, बेटर लॉन्जेविटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो डायलिसिस भी आज की डेट में बहुत अच्छा हो गया है। ओके डॉक्टर जसूजा, अगर आपने एक बार एक्सेस बना दिया पेशेंट को, तो क्या वो एक्सेस से हमेशा डायलिसिस होता है या उसकी भी अपनी लाइफ स्पैन है? वेल यस, एक्सेस जो हम फिस्टुला बोलते हैं, दैट प्रॉब्ली हैज द लॉन्गेस्ट लॉन्जेविटी। अब जिसको सारी उम्र डायलिसिस पे बितानी है वो तो दशकों में चली जाती है ना उम्र, तो आप जब वो दशकों की उम्र में जाएगा तो कई बार ये एक्सेस आपका साथ पूरे समय तक नहीं देगी। ये आदमी द्वारा ये प्राकृतिक चीज तो है नहीं, ये कृत्रिम आपने बनाया है शरीर में जो कभी भी ओवर द पीरियड आपको तंग कर सकता है। तो फिस्टुला 1 बार बना, 2 बार बना, 3 बार, देखिए इसीलिए मेरा कहना है एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा फिस्टुला हार्ट से दूर शुरू होना चाहिए, क्योंकि अपर आर्म में ही मेनली बनाया जाता, बनता तो लोअर आर्म लोअर लिम्स में भी, बट प्रेफरेबली अपर आर्म्स में। तो हाथ से दूर, रेडियोकेफेलिक इज द फर्स्ट चॉइस और द स्नफ बॉक्स इज द फर्स्ट चॉइस, एंड देयर आफ्टर उसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। दूसरे हाथ का भी हमें जरूरत पड़ती है यूज कर। अब मेरे पास मरीज हैं जो 3 दशकों से डायलिसिस करा रहे हैं, बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एंजियोप्लास्टी से खोल दिया जाता है या उसको बेहतर कर दिया जाता है, फ्लो उसको इम्प्रोवाइज कर दिया जाता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, यू हैव टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम द रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेस मेंटेनेंस। अब एक्सेस अपने आप में एक पूरी साइंस बन गई है, एक अलग विंग बन गया नेफ्रोलॉजी के अंदर। बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट आज की डेट में सिर्फ एक्सेस पे ही काम करते हैं, जिनको इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके डॉक्टर जसूजा, जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है, क्या ये सब पेशेंट्स में सेम होता है या ये पेशेंट्स में डिफरेंट भी होता है? देखो, बेसिक प्रिंसिपल्स, मशीन एंड डिलीवरी का जो मेथोडोलॉजी है वो तो सेम ही होती है, मगर पैरामीटर्स वेरी कर जाते हैं, उसकी डिलीवरी के क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं। किसी मरीज का हेमोडायनामिक्स का हार्ट इतना अच्छा नहीं है, वो आईसीयू में है, तो हम उसी डायलिसिस की प्रक्रिया को स्लो कर देते हैं ताकि उसका शरीर टॉलरेट करे, जिसको हम स्लेड बोलते हैं, स्लो लो एफिशिएंसी डेली डायलिसिस या अल्टरनेटिव डायलिसिस कर देते हैं। पार्ट तो वैसे है तो वो डायलिसिस ही, मगर उसकी हमने प्रक्रिया को लंबा करके, स्लो करके, एज पर पेशेंट के हेमोडायनामिक्स कर दिए। एक और वैरायटी ऑफ डायलिसिस जिसको हम सीआरआरटी बोलते हैं, अगेन इसी का ही वेरिएशन है, जो और भी स्लो हो जाता है। पेशेंट्स का कई बार ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है, मगर डायलिसिस की जरूरत है, तो जब आप किडनी काम नहीं कर रही तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा, तो उसमें हम सीआरआरटी को भी यूज करते हैं। सीआरआरटी और स्लेट जो है ये मेनली ऐसा डायलिसिस है जो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में आईसीयूज में यूज किया जाता है, और जो रूटीन पेशेंट्स हैं वो इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस जो सप्ताह में 3 बार हम रिकमेंड करते हैं, वो आके करवाते हैं डायलिसिस सेंटर में। आज की डेट में होम हीमोडायलिसिस का भी प्रचलन शुरू हो गया, आप अपने घर पे भी मशीन लगवा के अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। पर घर पे कराने में और एक मेडिकल सुपरविजन में कराने में आपके हिसाब से क्या बेटर रहता है? सरकार जी, एक बहुत सारे बड़े लॉजिस्टिक्स का सवाल है जी, इतना आसान आंसर नहीं है इस पर। अगर आप मेरे से पूछो, बहुत सारे मेरे ऐसे मरीज जो होम हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं आज की डेट में, मैंने नहीं सोचा था वो इतनी अच्छी लॉन्जेविटी पाएंगे, क्योंकि उनको बार बार लाना ले जाना मुश्किल था, इसलिए हमने शुरू किया, मगर उनकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही। होम हीमोडायलिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो केयर गिवर कम्स टू यू in your environment and delivers it, and you get adequate and more dialysis at your places because it's at your convenience. तो
उस वजह से आई हैव सीन दैट दीज पेशेंट्स डू प्रीटी वेल, दे रादर डू बेटर देन, बिकॉज केयर गिवर रिसीवर दोनों के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। वो आपका टेक्निकल स्टाफ आपके साथ ही बैठ के आपको डिलीवर कर रहा है, और आपसे दूसरे मरीज, मतलब यहाँ अगर आप हॉस्पिटल बेस में जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टाफ होता है, मतलब स्टाफ 1 would look after 3 or 4 or 5, it may not be able to attend to your immediate responses, but home hemodialysis बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, that is 1-to-1, and every parameter is addressed during the dialysis process, but of course it has its costs, it has its own issues, any contingency management at home, वो लिमिटेशन रहेंगी। बट आप ये देखिए कुछ विकसित देशों में, खास करके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इवन यूएस में भी, और इवन यूरोपियन कंट्रीज में अब ये प्रचलन हो गया है। दोस्त मरीज जो जिनके पास अभी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं है, या वो स्वस्थ हैं रिलेटिवली यंग एज में, उनको घर पे डायलिसिस ही देने की प्रेफरेंस रहती है, उससे कॉस्टिंग बहुत नीचे आ जाती है। यही नहीं, भी आपका कोई टेक्निकल स्टाफ जाके डिलीवर करेगा, पेशेंट्स आर ट्रेन्ड, young people are trained how to get their dialysis at home. They start the machine, put their needle, get their dialysis, and they're probably doing the best. There are patients who are taking almost daily dialysis at home for 2 to 3 hours. They clean the entire the bad load of every day. Waste material is cleared, and such patients don't need many medicines also. ओके तो ये डायलिसिस का सेशन होता है, ये कितनी देर तक, बताओ इसका क्या टाइमिंग रहता है, कितनी देर के लिए लास्ट करता है? कम से कम 12 घंटे हमें करना चाहिए डायलिसिस। अगर आप किसी सेंटर में करते हैं तो जनरली जो एक नोशनल ट्रेंड बन गया, जो दिस इज बीन क्रिएटेड बाय द पेशेंट्स चॉइसेस टू स्टे ऑन इन डायलिसिस मशीन, तो 4 आवर्स का एक सेशन है, कम से कम 3 सेशन हर सप्ताह में आपको चाहिए टू हैव अ हेल्दी लाइफ। ओके क्या डायलिसिस पेनफुल होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो नीडल्स का जब लगाने के वक्त थोड़ा बहुत कई बार आप कुछ लोगों को पेन महसूस होता है, बट क्योंकि ये रेपिटेटिव प्रोसेस है, उससे क्या होता है, आपका एक थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बन जाता है, आपको पता है इतना पेन तो होगा, वो आप महसूस ही नहीं करते। शुरू में जब हम लगाते हैं तो मरीज पेशेंट बहुत स्कैर्ड होते हैं, मगर अगर आप 1 महीने के बाद जाएंगे तो आप उनको नीडल पे लगाएंगे तो आप यू रियलाइज वो विंस भी नहीं करता, उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती कि वो नीडल कब लग जाती है, वो इतना यूज्ड टू हो चुका होता है उसको। बट देन देयर आर मेथड्स through which we can minimize the pain, कुछ जेलीज क्रीम्स मिलती हैं जिनको आप घर से चलते वक्त अप्लाई करते हो आओ और कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि स्किन गेट almost numb by the time we are hooking on dialysis. Okay. और डायलिसिस कराने के बाद क्या इंसान को कमजोरी महसूस होती है? अगर आप ढंग से डायलिसिस नहीं करो, क्योंकि डायलिसिस ना एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसके नंबर ऑफ आवर्स, रिपीटेटिव डायलिसिस, एक पर्टिकुलर सर्ज के बाद आपको डायलिसिस लेना जरूरी। अगर आप लंबे लंबे वक्फे के बाद डायलिसिस लो, एडिक्वेट डायलिसिस नहीं लो, तो आपका शरीर जिसने अपने आप को बैड वैल्यू के साथ अट्यून कर लिया, सडनली आप क्लीन करोगे तो वीक महसूस करता है। आप ज़्यादा पानी निकलवाने, कुछ मरीजों में एक टेंडेंसी होती है, मैं ज़्यादा घर जाके खाना ज़्यादा पीऊँगा, पानी ज़्यादा लूँगा, लिक्विड लूँगा, पानी अभी निकाल के जाओगे, जरूरत से ज़्यादा निकलेगा तो भी आपको वीकनेस आएगी। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन एडिक्वेट डायलिसिस इन अ कैलिब्रेटेड वे डिलीवर्ड, no one feels weakness. I've seen patients come driving, goes back home driving, so that's not a problem. तो अभी आपने बहुत फोकस किया इस बात पे कि एडिक्वेट डायलिसिस, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत है, इस पेशेंट को 4 बार डायलिसिस की जरूरत है, या ये 2 डायलिसिस में भी इस पेशेंट का काम हो जाएगा? तो सर जहाँ तक सवाल है 2 डायलिसिस, वो तो बहुत ठीक, मतलब वो एक हिंदुस्तान में ही आपको मिलेगा और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा 2 डायलिसिस। ऐसा क्यों? देखिए 2 डायलिसिस नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट। मैंने जैसे शुरू के 1-2 सवालों में मैंने आपसे कहा था, जब भगवान ने आदमी का शरीर बनाया ना, तो उसने हमारे हर वैल्यू को एक नंबर दे दिया था। क्रिएटिनिन का नंबर जो आपके लिए या मेरे लिए है वो 1, या स्वस्थ आदमी के लिए वो 1 या उससे नीचे हो सकता है। करेक्ट। अब कोई भी मशीन उसके पास नहीं जा सकती, आप जितना उसके पास रखोगे उतना आप नॉर्मल रहोगे, अब जितना आप डायलिसिस लोगे उतना उसके पास आओगे और उतना बेहतर लाइफ बिताओगे। अब 2 डायलिसिस का मतलब होता है 3 दिन आपने अपनी यूरिया, क्रिएटिनिन, मेटाबॉलिक वेस्ट, एसिडोसिस को बढ़ने दिया, एक पीक पर ले गए, फिर आपने निकाल दिया उसको, उसकी सफाई कर दी। 1 घंटे में 10% क्लियरेंस होती है मोटे तौर पे, ऑन अ बेसल सर्कमस्टांसेस, इससे ज्यादा भी मिलता है। तो आप ये समझिए, आपका क्रिएटिनिन 10 लेके आप एंट्री लिया आपने डायलिसिस में, और आपने 4 घंटे डायलिसिस किया, आप 5:30-6 पे वापस गए, शाम होते तो 7, 7:30 हुआ, आपकी वही स्थिति बनी रहती है। जब आप रेगुलर 3 बार जाते हो तो वो 10 की जगह 8 होता है, 40% क्लियरेंस पे आप 3, 3.5 पे जाते हो तो आप बेहतर महसूस करोगे। तो डायलिसिस की प्रक्रिया कम से कम 3 बार तो जरूर लेनी चाहिए। ओके
डॉक्टर जसूजा, जो 12 घंटे पेशेंट डायलिसिस पर रहता है, जब डायलिसिस मशीन काम करती है, तो क्या पेशेंट कुछ खा भी सकता है उस बीच में? देखो 12 घंटे एक सेशन तो होता नहीं, 12 घंटे का मतलब होता है 3 सेशन हो गए, सप्ताह में 3 बार वो आएगा। तो अक्सर हम सारे मरीज हमारे खाते पीते रहते हैं बीच में ड्यूरिंग डायलिसिस। आप पीपल आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, पीपल आर वाचिंग देयर मूवीज, पीपल हैव देयर ऑफिस वर्क, सो मशीन इज हुक्ड ऑन वन हैंड एंड योर ऐप। अब तो चेयर्स का जमाना आ गया है, बट वो अलग बात है। हिंदुस्तानी पेशेंट आज भी बेड प्रेफर करता है, वो चाहता है उसका अटेंडेंट उसके साथ बगल में खड़ा रहे Correct. और उसके पाँव दबाता रहे। बट अगर आप विदेश का डायलिसिस देखेंगे तो आप हैरान होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव देयर हैंड स्टेबलाइज्ड, दूसरे हाथ से अपने कंप्यूटर टेबल पे कंप्यूटर रख के काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो। Alright. So it's dialysis has become almost like part of life. You have to accept it in a way. जैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट भी मैं डायलिसिस भी करता हूँ। तो अगर आप एक्सेप्टेंस ले लें और एडिक्वेट करें तो यू कैन हैव ऑलमोस्ट नॉर्मल हेल्दी लाइफ। ओके, मान लीजिए एक पेशेंट को आपने 3 बार डायलिसिस रेकमेंड किया वीक में, पर उस पेशेंट ने केवल 2 ही बार डायलिसिस कर पाया, तो क्या उसकी सेहत में भी कुछ गिरावट आएगी? देखो इनएडिक्वेसी का फर्क तो नजर आएगा, बट देखिए एक चीज समझो, उसकी सेहत में ऐसा नहीं भी गिरावट कल आएगी या गिरावट 3 महीने में आएगी, कुछ नहीं। गिरावट आएगी लंबे समय के बाद जी। आपको जो साइंस ने देखा गया है, जो मेरा अपना परसेप्शन है, आप ना भी डायलिसिस करो तो भी आप 6 महीने लाइफ तो निकाल ही सकते हो। सप्ताह में एक डायलिसिस या 15 दिन में एक डायलिसिस करो तो आप 6 महीने से साल तक लाइफ निकाल लेते हो खींच के। आपने जब प्रॉब्लम लगी, कॉम्प्लिकेशन आती रहेंगी, वीकनेस बढ़ती चली जाएगी, मगर आप डायलिसिस एक बार 15 दिन में, हफ्ते में करते रहो, तो बीच बीच में आपने पंक्चुएट कर लिया लाइफ को, थोड़ा सा और स्ट्रेस कर लिया। अब आप 2 बार डायलिसिस पे आते हो तो 3 से 5 साल की लाइफ आपको डिसेंट मिल जाती है। मगर अगर आप अच्छी से एडिक्वेट डायलिसिस करो तो आई वोंट से 100% नॉर्मल, बट क्लोज टू नॉर्मल लाइफ मिलने लगती है। अब है मेरे पास पेशेंट जिनको उन्होंने एक बार भी अपनी लाइफ में डायलिसिस नहीं मिस की। ओके। और आप ही ने इंटरव्यू किया कुछ लोगों को, तो बच्चे थे एक जमाने में, आज 35-40 साल के हो गए हैं, तो डायलिसिस करा रहे हैं, पढ़ाते हैं। 1-2 टीचर्स हैं मेरे पास जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाने के बाद सीधा डायलिसिस सेंटर में आते हैं, डायलिसिस कराते हैं। कुछ एजुकेशनिस्ट हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के जो समझ जाता है वो तो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिताता है इसमें। मेरे एक और है, वो ऑलमोस्ट लाइक ए फ्रेंड है, वो सप्ताह में पिछले 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं ऑलमोस्ट। फिस्टुला मैंने उनका बनाया था आज से 30 साल पहले, बीच में 1-2 बार रेक्टिफिकेशन की जरूर पड़ी है, डूइंग फाइन। तो जब पेशेंट का डायलिसिस होता है तो उसके साथ भी वो मेडिकेशन पे रहता है या डायलिसिस ही हमारी मदद कर सकता है? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कोई भी डायलिसिस नेचुरल किडनी को नहीं मिमिक कर सकता। बहुत सारे फंक्शन डायलिसिस मशीन में नहीं होते। तो हमारी किडनी एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ये यूरिया, क्रिएटिनिन, पानी चीजों को तो निकालता ही है, इसके साथ साथ ये खून बनाता है, ये हमारी हड्डियों की संरचना की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट उम्र के हिसाब से उनकी मॉड्यूलेशन, वो सब करता रहता है। ये सब काम नहीं हो पाते डायलिसिस मशीन में। तो आपका वेस्ट निकला जी, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी वेस्ट निकलता है। तो जो वेस्ट बचा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको मेडिसिन देनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसकी मेडिसिन देनी पड़ती है, और हड्डियों की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको समय समय पे उसकी मेडिसिन को मैनेज करना पड़ता है। कुछ वेस्ट पूरी तरह नहीं निकलते, खास करके फास्फोरस, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको फास्फोरस बाइंडर्स देने पड़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वो होती है हीमोग्लोबिन का। हमारी किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हड्डियों में जाके खून बनाता है। अब वो किडनी खराब है तो वो हार्मोन भी आपको एक्सटर्नली देना पड़ता है। ओके। तो ये सब चीजें मिल मिला के एक अच्छी खासी प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में चलती है। मरीज को अपनी दवाइयाँ भी हमेशा लेनी पड़ती हैं, डायलिसिस भी एडिक्वेटली करना पड़ता है, और समय टू समय अपने बाकी हेल्थ चेक्स भी कराने पड़ते हैं। क्योंकि समझने की बात यह है कि किडनी के पेशेंट जो है ना, दे आर मोर वल्नरेबल फॉर अदर डिजीजेस ऑल्सो, राइट फ्रॉम कैंसर टू हार्ट डिजीजेस टू स्ट्रोक। ऐसा क्यों? ये जो ऑब्जर्वेशन में पाया गया है। बट देखिए आप समझो इस बात को, दैट हम मशीन से जब डायलिसिस कराते हैं तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। ये स्थिति डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों के मरीजों में ज्यादा पाई जाती है। ओके। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप को कॉन्शियसली इन चीजों के लिए विजिलेंट रहना पड़ता है, और ऑब्जर्वेंट रिपीटेडली आप अपने डॉक्टर से बात करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, वो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके आपको निदान या निवारण जो भी होगा मिलता रहेगा। तो हम डायलिसिस कराते हैं, डायलिसिस के साथ साथ हमारे एक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन भी रहता है, क्या उसके साथ हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है? जब आप डायलिसिस पे आ गए या आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया तो खाने में रिस्ट्रिक्शंस का
थोड़ी तो कमी आ जाती है, मतलब उतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, मगर डायलिसिस में हमें फिर भी कई बार रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है। डायलिसिस के जो मरीज होते हैं ना, वो जब डायलिसिस के 3 से 6 महीने हो जाता है तो उसके बाद उनका नेटिव यूरिन आउटपुट खत्म हो जाता है, मतलब यूरिन पानी का निकास का कोई जरिया नहीं रहता, तो पानी की एक लिमिटेशन हो जाती है। अब आप दूसरे दिन डायलिसिस करा रहे हो तो अगर आप 2-3 लीटर से ज्यादा पानी पी लोगे तो पानी शरीर में भरेगा, सूजन आना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, सोडियम लो होगा, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ लिमिटेशन रहती है। इसी प्रकार कुछ पेशेंट्स में बीमारी की वजह से और अदरवाइज पोटाशियम बढ़ने की टेंडेंसी होती है। अगर पोटाशियम बढ़ा तो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है डाइट में। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट वी ईट हैज पोटाशियम, सो कुछ खास संयम उनमें भी बरतना पड़ता है, या कुछ मेथड्स लगा के पोटाशियम को कम किया जाता है, कुछ मेडिसिन खा के पोटाशियम को कम करना पड़ता है। तो इसी, और जैसे मैंने पहले भी बोला, फास्फोरस है, मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत फास्फोरस होता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने पेशेंट्स को जो डायलिसिस पर हैं, जो जिनके लिए आप उनको सख्त मना करते हैं, वो कौन सी वो खाने की चीजें होंगी? देखिए, मेनली जो होता है ना, पोटाशियम इज वन सच एलिमेंट व्हिच कैन बी वेरी डेंजरसली प्रेसिपिटेटेड ओवर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, सीधा हार्ट की को ब्लॉक कर देता है, हार्ट को रोक देता है। सो पोटाशियम रिस्ट्रिक्शंस फॉर रेलेवेंट पेशेंट्स इज प्रोबेबली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। There are certain patients who have got a very high tendency to have high potassium levels. तो उनमें तो डाइट मैनेजमेंट, लीचिंग प्रोसेसेस, ये बहुत इंटेंसिवली उनको रिकमेंड करते हैं, they must follow that. डॉक्टर जसूजा, जो पेशेंट डायलिसिस पर जाते हैं, वो उनको क्या खाना नहीं खाना चाहिए? Actually, जहाँ तक खाने का सवाल है, most of things we allow to our patients, but then still there are some discrete restrictions. उस सब के लिए तो नहीं हो सकती, मगर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के लिए जो होती है वो मैं बताऊंगा, बट फाइन ट्यून हैज टू बी गिवन बाय अ नेफ्रोलॉजिस्ट हु इज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पेशेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है वो पोटाशियम है, जिसको मैं थोड़ा सा ऑलरेडी रेफर कर चुका हूँ। द foods which are rich in potassium, they are primarily coconut water, fruit juices. Most of the fruits, they are rich in potassium. Most of the green leafy vegetables प्लस पल्सेस, दालें, इन सब में पोटाशियम की काफी अच्छी खासी मात्रा होती है, विच मे एट टाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल पेशेंट्स। कुछ एक बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनमें टेंडेंसी, खास करके डायबिटिक्स में एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें एक टेंडेंसी रहती है इन मरीजों में अपना पोटाशियम बढ़ाने की, अंदरूनी टेंडेंसी होती है, हाइपरएनेमिक स्टेट बोलते हैं हम उसको। जब ये स्टेट सेट इन हो जाती है तो आपके अंदर से भी पोटाशियम बॉडी के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। तो फूड रिस्ट्रिक्शंस, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. So what I grossly advise to all my dialysis patients, never take coconut water, never take fruit juice, don't take majority of the fruit, but you can still take low potassium fruit, which includes apple, papaya, guava, pear. So these are the low potassium fruits. Plus, you have to monitor your value. You have to see whether this particular food gives you a problem or not. Pulses or green leafy vegetables को avoid करना मुश्किल हो जाता है, because we have to see these are the patients who are requiring high protein diet also, nutritious diet also, so वो सब elements को रखना जरूरी भी रहता है। ऐसे हम leaching process, leaching is a very important process through which you can reduce the potassium. You can't negate it altogether, but you can sizably reduce. And बहुत अच्छी खासी YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं सबके लिए, जिसको आप देख के अपने पोटाशियम कंटेंट को लो कर सकते हैं। और डाइटरी, अब बहुत फिर भी कोई मुश्किल रखे तो नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करिए, फिर भी तकलीफ हो तो डाइटिशियन से बैठ के अपनी डाइट वगैरह का मैनेजमेंट किया जा सकता है। पोटाशियम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। दूसरा एक और कंपोनेंट जो आता है, जो मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स से होता है, वो फास्फोरस का कंटेंट होता है। वो दाल में भी होता है। ऑल हाई प्रोटीन डाइट्स हैव गुड फास्फोरस कंटेंट आल्सो बाय डिफॉल्ट। तो उसको कम करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स, उसका कोई इमीडिएट रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ आपकी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अनलाइक पोटाशियम व्हिच अफेक्ट्स द हार्ट, बट लॉन्ग टर्म में अगर फॉस्फोरस बढ़ा रहे तो वो आपकी बोन मिनरल डिसऑर्डर में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। कि अगर किसी को डायलिसिस पे ही लाइफ बितानी तो उसको मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो उसके लिए फॉस्फेट बाइंडर्स की मेडिकेशन प्लान अट्यून टू, मतलब जो जितनी आपकी वैल्यू रिडक्शन चाहिए उसके हिसाब से, आपको मेडिसिन के नंबर्स को काउंट नहीं करना होता। ऐसी स्थिति में मेडिसिन को अपनी वैल्यूज के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। वो डॉक्टर्स जनरली आपको गाइड करते हैं। ओके, नाउ अगर प्रोटीन की इतनी कमी होती है हमारे शरीर में, तो वो प्रोटीन को हम कैसे उसकी भरपाई करते हैं? मेरा जो सजेशन जो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स को रहता है, वो आप नेचुरल प्रोटीन्स पे जाना ही पड़ता है। And plus the side effects which we have just discussed with the food elements, more you increase it. हमें जब हम डायलिसिस पे होते हैं तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की तो रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि हमारे बॉडी मसल्स
सुचारू रूप से काम कर सके और बॉडी का जो ब्रेक डाउन एंड मेकअप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट चलता रहता है वो रेगुलर बना रहे। एक साइकिल बना होता है बॉडी के अंदर जिसमें हड्डियों से लेके हर चीज रिमॉडल करती है अपने आप को, एंड रिमॉडलिंग नीड्स प्रोटीन कंटेंट, सो वी हैव टू टेक दैट। बट ऑफ कोर्स अगर फास्फोरस बढ़ता है तो डोज ऑफ मेडिकेशन प्लान चेंज करिए, पोटेशियम बढ़ता है तो कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस को इनकॉर्पोरेट करिए जो कि स्पेसिफिक होती है टू इंडिविजुअल। सो यू टेक प्रोटीन थ्रू सप्लीमेंट्स और या फिर आप प्रोटीन जो है थ्रू फूड भी ले सकते हैं? देखो फर्स्ट कोशिश तो नेचुरल होती है। नेचुरल biologically the class 1 proteins are the best proteins for these patients, which include from a lean meat, white meat or egg whites. But then in our constituent part of our majority of the population, we would see that we don't use meat products. There are patients who may not be using even egg whites also. So in these patients supplements का भी अपना एक रोल हो जाता है। supplements का एक एडवांटेज ये भी रहता है that उनमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को कम किया जा सकता है। तो सप्लीमेंट्स इस किस्म के भी मिलते हैं जो डायलिसिस पेशेंट के स्पेसिफिक होते हैं, जो कि डायलिसिस रिलेटेड होते हैं। बट फिर भी जो क्वालिटी या जो टेस्ट आपको नेचुरल से मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है। और आप यू शुड आई वुड सजेस्ट टू माय पेशेंट्स दैट यू शुड ट्राई नेचुरल हाई प्रोटीन डाइट्स and monitor your values. If there's no major deviation in values which is not affecting your day-to-day life and you can manage them with the help of medicine, please go for natural. But if you are unable, then we use supplements. Occasionally there are patients who are not even able to take orally. तो ऐसे में हम डायलिसिस की प्रक्रिया को ही यूज करके उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भेजते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसेस। उसमें कैलोरी बैग्स भी आते हैं, प्रोटीन के सॉल्यूशंस भी आते हैं। सो कई चीजें होती हैं जो हम डायरेक्ट इन्फ्यूजन के थ्रू भी पेशेंट के शरीर में पहुंचाते हैं। बट वो दीज आर एक्सेप्शन, दीज आर नॉट द रूटीन पेशेंट जो अक्सर डायलिसिस घर से आके कराते हैं उनमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, वो तो नेचुरल डाइट पे ही अपना मैनेज करते हैं। ओके डॉक्टर जसूजा, क्या जो पेशेंट जिनको डायबिटीज होती है उनके भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं किडनी डिजीजेस या डायलिसिस के अंदर? See, diabetic being commonest disorder for which most of the patients come to me for treatment, जिनको किडनी के लिए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है when they are end stage kidney disease, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट, पेरिटोनियल डायलिसिस की रिक्वायरमेंट और द ट्रांसप्लांटेशन, उनके अपने ही चैलेंजेस होते हैं। किडनी के जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटिक, since it's not a disease of kidney, it's a disease of system of the body. तो जब भी ये मरीज आते हैं तो उनमें हार्ट प्रॉब्लम भी होती है, उनमें आंखों के भी इशू हो चुके होते हैं, न्यूरोपैथी भी होती है, वैस्कुलर इस्केमिक और द एम्पुटेशंस भी कई चीजें होती हैं इनमें साथ में। ये एक बहुत ही यूनिक हाईली वल्नरेबल सब ग्रुप हमारे पास आता है जिसको मैनेज करना एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स इज मच मोर चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट, एंड वी हैव टू यूज मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच। यू कांट डू डायलिसिस और in isolation in these patients because you have to take care of the stress at other organs also. You have to manage their heart, timely angiographies, need be revascularizations, sometimes हमें amputation, कई कुछ देखना पड़ता है इन मरीजों। डॉक्टर जसूजा, क्या डायलिसिस की भी कोई क्वालिटी होती है? हाँ बिल्कुल बहुत क्वालिटी। सी देखो डायलिसिस के जो मेजर कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट वाटर की क्वालिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यू हैव। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्टार्ट फ्रॉम 2 lakh rupees to 2 crore rupees. So it's a huge big investment. Everybody can't afford that kind of a water treatment strategy. And more you go on a highly sophisticated dialysis, particularly HDF की जब हम बात करते हैं, हीमोडायाफिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो वाटर क्वालिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने लगती है। वाटर क्वालिटी के साथ जैसे अब मशीनों में भी इम्प्रोवाइजेशन होगी। इफ यू हैव हाई एंड मशीन व्हिच आर ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट ऑफ रूटीन मशीन्स, इफ यू यूज दैट मशीन, द डिलीवरी, the quality, the quantum of dialysis delivered and the outcome in terms of patient's outcome for long term, वो change करता है। Plus the kind of dialyzer filters which you use, उनके pore size, उनका जो surface area sizes वो बहुत vary करते हैं और उसमें भी बहुत सी quality आती है। High quality filter which are a little more expensive, but they deliver a better quality of dialysis also. So put together, so there is a range from where you can have a delivery of dialysis, and there's a range where you can have the optimized delivery of dialysis. So वो vary करता है, cost का variation भी आता है इसमें, outcome का variation भी उस proportionately मिलता है आपको। आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो कहते होंगे ना 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाना है, पर वो डायलिसिस के ऊपर है, तो ऐसे पेशेंट क्या बिना डायलिसिस के 15 दिन छुट्टियां बिता सकते हैं? गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये बहुत जैसे जैसे द लाइफ इज बिकमिंग मोर
we are getting into that kind of a mode where everybody looks for a breaks in life, and this has become a regular lifestyle. Even dialysis patient needs that. आज की डेट में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, they are looking for a vacation, they are visiting their children, or they are going to along with the friends to outside excursions. So we do organize their dialysis at every place. It's possible. We don't stop their dialysis. Okay. If you're going out for 15 days, stopping a dialysis would be trouble for you. You can get into trouble. You can spoil the program of yours and others also. So it is better that we have an organized dialysis, and we do it. Now, if you have a plan to travel, give me your itinerary. I'll probably fix up your dialysis at anywhere in the globe. That's not a problem. आज की डेट में सब it's so well connected. There are certain requirements which you need to carry. आपकी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन वो हम लोग बना के देते हैं अपने पेशेंट्स को. आप अपनी डिटेल बनवाइए, अपने टेन्योर पहले से फिक्स कीजिए जाने से और करवाइए जाके. बहुत सारे पेशेंट आते हैं. अभी हमारे एक पेशेंट हज पे गई, तो सारा डायलिसिस उन्होंने बड़े अच्छे से करवाया है. ओके, सो विच मीन्स डायलिसिस आप रोक नहीं सकते हैं, पर हाँ आप जहां पर हैं वहां पर आप डायलिसिस की आप सर्विस को पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं. It's a global phenomenon. It's not a one odd kind of a treatment now. It's available everywhere. Dialysis तो basic facility है ना, तो सब जगह अवेलेबल है. Okay. तो वो आपको जहाँ भी जाना है, आप वहाँ के का जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस टाइप करके उनके साथ अपॉइंटमेंट्स लेके उसी हिसाब से जाइए, अपना प्रोग्राम बनाइए. ओके. डॉक्टर जसूजा, आप ये कब डिसाइड करते हैं कि अब इस पेशेंट के डायलिसिस से अब काम नहीं चलेगा और अब इस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट पर जाना ही पड़ेगा? ये ट्रांजिशन आप कैसे डिसाइड करते हैं? नो, ये मैं आपके सवाल को डिफरेंटली लूंगा. ये ट्रांजिशन अदर वे अराउंड तो बहुत कम होता है, भी डायलिसिस खत्म हो गया, ऐसा नहीं. जो भी पेशेंट किडनी फेलियर होता है, the best treatment for a kidney patient is transplantation by default. Okay. There should not be contraindication हो सकती है. आप ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते तो आपको सिर्फ डायलिसिस पे ही रहना है, तो वो एक वजह बन सकती है. उसकी वजह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट अदरवाइज there is no match to transplantation. Okay. Transplant is the ideal treatment which one should try to get it. Okay. So उसका तो कोई सानी नहीं है, मैं ये कहूँगा. तो जो ये किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है? मतलब आप अपने पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि अब ये डायलिसिस आपका नहीं हो पाएगा और अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट पर जाना ही पड़ेगा? देखिए, फिर अगेन मैं वही कहूँगा, डायलिसिस तो हो ही पाएगा. मतलब मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑलरेडी ऑन डायलिसिस. देयर इज अ सबसेट ऑफ पेशेंट. देखो ऐसा होता है, जब हमारी किडनी, जैसा मैंने शुरू में बताया, स्टेज 1 to stage 5 तक जाती है. जी. Some people opt for early transplant, which we called it स्टेज 4 की लेट स्टेज में 25 ml से नीचे GFR है. यू कैन ऑप्ट फॉर ए ट्रांसप्लांट, दिस कॉल्ड प्री-एम्प्टिव ट्रांसप्लांट. आपको डायलिसिस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेस बनाने की जरूरत ही नहीं है. Okay. आपने अपना ट्रांसप्लांट किया और आप अपनी वापस लाइफ में आ गए, बट आपको मेडिसिन सारी उम्र खानी है, खाते रहोगे आप. बट देन देयर आर पेशेंट हु हैज ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड टू एंड स्टेज डिजीज and has not opted for a transplant till that time, so we have no option left. We start them on dialysis. And at any point of time when the patient feels if he has a suitable donor in the family, or he gets a cadaver transplant call, so he comes back for a transplant option. So that's how we offer them a transplantation. Okay. But endeavor is everybody, particularly the young people, productive life people, there's no match to have a transplant. But at the same time, at all age groups, all disorders, unless it's contraindicated, transplant always has a best outcome. I'll just give you one statistics. Annual mortality on dialysis in diabetics particularly is to the tune of about 25%, and annual mortality on transplant is between 2 to 8%. So almost you get a 300% better quality and longevity of life. Okay. So that's a difference. Okay. तो डॉक्टर जसूजा, आप हमारे दर्शकों को ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए. ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होता है? हाँ, ट्रांसप्लांट में इसको हिंदी में प्रत्यारोपण कहते हैं, ऑर्गन प्रत्यारोपण कहते हैं ना, किडनी प्रत्यारोपण की बात करते हैं. ट्रांसप्लांट का एक बहुत प्रोसेस ऐसा रहता है जिसमें आपको अपने शरीर के बाहर से किडनी लगवानी पड़ती है. वो किडनी आपको कैडावर ट्रांसप्लांट के अंदर मिल सकती है. आपके परिवार में कोई भी आपका डोनर हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मिलता है या ब्लड ग्रुप नहीं भी मिलता. अंडर विद इन हमारे हिंदुस्तान में एक एक्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन है, HOTA. अंडर दैट एक्ट प्रोविजंस आर देयर फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू गेट ट्रांसप्लांट, provided he meets the criteria which HOTA Organ Transplant Act has entailed, for which we have various kind of steps to clear those, and once those steps are cleared, one is entitled to get a transplant, or otherwise आप नोटा में registered है तो आप
कैडावर ट्रांसप्लांट के लिए भी जब आपका टर्न आता है वो अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो ट्रांसप्लांट का प्रक्रिया है, ये एक सर्जरी है जिसमें सर्जन का रोल 1-1.5 घंटे का होता है, जिसमें वो इट इज वन ऑफ इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट और टीडियस सर्जरी, इट्स अ 3 एनास्टोमोटिक सर्जरी। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज प्ले करती है ट्रांसप्लांट में, वो आपका इम्यूनोलॉजिकल मैनेजमेंट प्लान। ओके। क्योंकि इस आपका शरीर कभी ये अलाउ नहीं करता कि बाहर से कोई भी चीज, या वो इन्फेक्शन हो या टिश्यू हो, जी। आपके शरीर के अंदर लगा दिया जाए या Correct. चला जाए, जी। शरीर उसको रिजेक्ट करेगा ही करेगा। तो उसको, उस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें आपके शरीर की संरचना की जांच करते हुए, डोनर के शरीर की संरचना को जांच करते हुए एक ट्रांसप्लांट का एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है। हम हर ट्रांसप्लांट को पहले लेबोरेटरी में कंडक्ट करते हैं जी। उस पर जब सारी चीजें हमें वैलिडेट करती हैं भी ये ट्रांसप्लांट हो सकता है, तब हम ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में जाते हैं, तब हम मरीज को ट्रांसप्लांट सर्जन को हैंड ओवर करते हैं, वे ऑपरेट करते हैं। और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है उसके बाद भी उसकी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस नीड्स वेरी इंटेंस एंड क्लोज मॉनिटरिंग। ऑल दीज थिंग्स आर डन अंडर द सुपरविजन ऑफ a trained nephrologist or a transplant physician who understands how to prepare a patient, when to subject him to surgery, and how to monitor his transplant follow-ups. ओके। तो अभी आपने बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए या तो आपका खुद का कोई डोनर हो सकता है, या आप रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर कैडेवरिक करा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए किसी के पास डोनर नहीं है तो उसको कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए? देखिए, कैडावर ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रेशन तो आज की डेट में अगर कोई ऐसा प्रिसाइज टाइम फ्रेम हमारे यहाँ लिस्टेड नहीं है, बट ये नंबर हमारा बेहतर होता चला जा रहा है। पिछले साल हमने 1600 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, जो कि नोटा का अपना रजिस्टर बताता है, और ये नंबर हर साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये टाइम कम होता जाएगा आने वाले फ्यूचर में, बिकॉज जैसे जैसे कैडावर डोनेशन की अवेयरनेस हिंदुस्तान में बढ़ेगी और लोग डोनेशन की तरफ प्रेरित होंगे और ऑर्गन अवेलेबिलिटी ईज आउट होती। मतलब आपने अंगदान किया किसी की कैडावर, सॉरी हम आपको नहीं बता पाए बीच में, कैडावर का मतलब ये होता है कुछ एक सर्कमस्टांसेस में आपकी मृत्यु हो जाती है, आपने या तो स्वेच्छा से अपना अंगदान का वो कार्ड भरा हुआ है, या आपके पारिवारिक जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशन है वो डिसाइड करते हैं आपके ऑर्गन को हम प्रत्यारोपण के लिए दान करना चाहते हैं, तो उसको हम कैडावर डोनेशन कहते हैं। तो वो प्रत्यारोपण के जब ऑर्गन मिलते हैं तो वो लोगों को दिए जाते हैं। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस तरफ इतना रुझान या लोग इसके लिए प्रेरित नहीं है जी। तो ये इसलिए प्रक्रिया बहुत स्लो है। नहीं तो एक बहुत बड़ा स्लोगन किसी ने दिया है, जिंदगी के बाद की जिंदगी है, आप अपनी तो जिंदगी कंप्लीट कर गए किसी वजह से, आप दूसरों के अंदर अपनी जिंदगी की ज्वाला बना के बैठे हो, आप चले जा रहे हो, आपकी लाइफ चलती चली जा रही है आपके बाद भी। तो वो एक अपने आप की सोच और खुशी है जो आप सोच सकते हो अगर आप अपने तौर पे या आपके रिलेशंस इस किस्म के बारे में सोचें। एक बहुत बड़ा मोटिव है। बट आप देखो, सबसे बड़ी बात यह है भी हमारे हिंदुस्तान में भी डिस्पैरिटिक रीजन्स हैं। अब आप साउथ में जाओ, चेन्नई में जाओ, कोयम्बटूर में जाओ, हैदराबाद में जाओ और अहमदाबाद में जाओ, बहुत अच्छे से डोनेशन होती है। मोमेंट यू कम टू नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारी अवेयरनेस शायद लैकिंग है, या हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हमें नहीं परमिट करते, या सोच हमारी ऐसी नहीं बन पाई। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट। ये तो एक लाइफ को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका होता है जब लाइफ लगे खत्म हो रही है। करेक्ट। डॉक्टर जसूजा, हमने ये भी देखा है कि अगर मान लीजिए किसी के पास रिलेटेड डोनर है, तो रिलेटेड डोनर में कौन से रिलेटिव्स आपके पास आते हैं? देखिए, अंडर द एक्ट the related donors are first degree relations, जिसमें husband, wife, parent, children, brothers, sisters. Yeah, first degree. And then you can step out of this to the which HOTA has just made some amendment for the grandparents also for a pediatric population. Plus they have made swap transplant between the two couples of the engaging blood groups. Plus you can look for first degree of relations. That means your first chacha ka, up to where you can prove the relationship, not only on the paper basis but scientific basis. We can do the blood sampling, DNA fingerprinting, तो वहां तक ले सकते हैं। स्वैच्छिक डोनर भी हो सकता है, मगर उसमें क्योंकि प्रूफ कर पाना भी ये अपनी स्वेच्छा से कर रहा है मुश्किल होता है, तो जनरली ऑथराइजेशन कमिटीज, अनलेस दे आर कन्विंस्ड, वी डू नॉट एक्सेप्ट आउटसाइड फैमिली डोनर्स। ओके।
तो आप डोनर का सिलेक्शन कैसे करते हैं? मान लीजिए उनकी पेशेंट की वाइफ जो है वो डोनर बनना चाहती है, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी किडनी जो है शी कैन डोनेट? व्हाट वुड बी द पैरामीटर्स? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज ये बहुत कॉमन सवाल है। हर आदमी डरता है भी, मैं पता नहीं मुझे क्या डोनर कैसे बना लिया जाएगा। देखिए, डोनर कोई सोचे भी मैं अपने हस्बैंड को देना चाहता हूँ, या हस्बैंड सोचे मैं अपने वाइफ को किडनी देना चाहता हूँ, या बच्चे सोचे अपने पेरेंट्स को, तो इसका मतलब ये नहीं आपने सोचा और हमने उस ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर दी। किसी को भी डोनर मान लेने के लिए हमें 3 बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको क्वालिफाई करना पड़ता है किसी भी डोनर को। सबसे पहला रूल होता है, क्या वो आज स्वस्थ है, क्या वो ऑपरेशन में स्वस्थ रहेगा, क्या वो अपनी रहती लाइफ में स्वस्थ रहेगा। किडनी डोनेट करने से उसकी लाइफ लॉन्जेविटी या क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। वंस सम क्वालिफाइज दिस, then only we accept somebody as a donor. It's not that at random किसी ने सोचा मैं डोनेट करता हूँ तो उसकी किडनी ले। और एज भी एक फैक्टर रहता है टू बी अ डोनर। 18 से 65 का एक नंबर जरूर दिया गया है, मगर हम 65 वाले को कई बार एक्सटेंड करते हैं। कई बार आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 70 होती है, मगर आपकी फिजियोलॉजिकल एज तो 60-62 की है, तो हम फिर भी एक्सेप्ट करते हैं अगर आपका जीएफआर अच्छा है, किडनी अच्छी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा डोनर के बारे में। जो सबसे पहला ट्रांसप्लांट दुनिया में हुआ था वो 1955 में हुआ था, बिटवीन द 2 ब्रदर्स। तो जो भाई साहब जिन्होंने किडनी दी थी, उनकी डेथ 55 साल के बाद। ये दोनों शायद 1928 में पैदा हुए थे। जो डोनर था उसकी डेथ 2010 में हुई, और 55 साल जिंदा रहने के बाद जब उन्होंने किडनी दी थी तो शायद उनकी उम्र 35 साल की थी। He was close to about 90 years when he expired, and that too he didn't die because of any kidney problem. He had undergone some cardiac surgery, and following that, unfortunately, because of some other reasons, he died. So donor को एज ए डोनर जब हम लेते हैं तो बहुत, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डोनर हुज हेल्दी इज मच मोर देन पेशेंट तो बीमार ही है ना, तो उस पर तो हमारा ध्यान देना हमारा फर्ज है, बट डोनर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। सो डोनर सिलेक्शन तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से गुड। हाँ, ये नहीं है भी डोनर को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नेचुरल, अगर आपकी 2 किडनी है, आपका कोई एक्सीडेंट होता तो वो जो प्रॉब्लम आनी वो तो एक किडनी में भी आएगी जी। तो उस चार्ज फैक्टर से ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते किसी को डोनर एक्सेप्ट कर। और मान लीजिए एक यंग डोनर है और एक ओल्ड डोनर है, अगर आपको चयन करना हो कि आपको किसका किडनी लेना है तो आप कैसे उसका चयन करते हैं? इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्रॉम ट्रांसप्लांट पर्सपेक्टिव में बताना चाहूंगा, ट्रांसप्लांट पर्सपेक्टिव से जो किडनी यंग है वो बेटर है, उसके नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ज्यादा होते हैं। हम चौथे दशक के बाद, 40 की उम्र के बाद, हर दशक में हमारा किडनी फंक्शन थ्योरेटिकली 10% रिड्यूस होता चला जाता है। तो जितनी उम्र बढ़ती जाएगी वो किडनी की कार्यक्षमता लिमिटेड होती है। तो इस वजह से कोशिश यही रहती है कि डोनर रिलेटिवली यंग हो तो ज्यादा बेहतर है। But at the same time, the younger donors, if it's a child of a diabetic, I may not accept it. Because he has a probability of getting diabetes depending on both the parent, single parent, उसकी probabilities हैं। तो वो कई बार मुझे चयन में मुश्किल करता है। But at the same time, somebody who doesn't have this kind of vulnerabilities, if he's young, yes, he's a better choice. किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोअर एज और अपर एज कितनी होती है? 18, somebody should be in an age group where he can sign his willing consent, that is 18 years as per our legislation. So 18 ऊपर की उम्र 65 लेके चलते हैं, क्योंकि उसके बाद ये माना जाता है that किडनी की ट्रांसप्लांटेड किडनी की इतनी कार्यक्षमता ना बचे। बट जैसे मैंने पहले 2 मिनट पहले भी बताया, देयर आर पेशेंट्स, हमने 80 के 78 की उम्र में भी लिया, बिकॉज दे वर फिजियोलॉजिकली सो फिट, दे डिडंट लुक लाइक दे टर्न्ड अप टू chronologically by certificate they were 78, but अगर वो फिजियोलॉजिकली 60-65 को फिट करते हैं, हार्ट बिल्कुल ठीक है, प्रोस्टेट की कोई मेल में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा कोई और काउंटर इंडिकेशन नहीं है, जीएफआर 70-75-80 से ऊपर चला जा रहा है, तो यू कैन डोनेट। ये किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन हर पेशेंट जब मेरे सामने बैठता है वो मेरे से सवाल ये पूछता है। अगर आप सक्सेस देखें, अगर मैं 100 ट्रांसप्लांट आज करता हूं तो 99% डे 1 सक्सेस रेट, 1 ईयर 98% के करीब का सक्सेस रेट पहुंच जाता है। एक किडनी हम 1 साल में भी लूज कर सकते हैं। डायबिटिक्स में थोड़ा सा एक्सेस लॉस होता है, मगर अगर आप 10 साल के बाद का सब में देखें, roughly about 30% kidneys might be lost in first 10 years, and the remaining 70% continue to work for a much longer period of time.
Because this is I'm talking of when you don't in general, but when you got a better HLA match, sibling kidneys, they last much longer. It depends on multiple factors, and the commonest factor is patients follow up. Okay. इसमें अगर आप मेरे से सवाल पूछे भी फॉलो अप का क्या मतलब हुआ, दो तरह के फॉलो अप होते हैं. एक तो डॉक्टर के पास विजिट करके अपने आप को ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलरली मॉनिटर करवाना. करेक्ट. कुछ छोटी छोटी चीजें मरीज को नहीं समझ में, किडनी प्रॉब्लम तो वैसे ही नहीं समझ में आती. करेक्ट. जब तक वो डॉक्टर नहीं आइडेंटिफाई करेगा, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे. दूसरा, 3 से 5 साल के बाद ये देखा गया है दैट पेशेंट कैजुअल हो जाता है. वो अपनी मेडिसिन के बारे में भी इरेगुलर होने, पहले वो टाइम को स्किप करने लगता है, फिर मेडिसिन को स्किप करने लगता है. तो these are the more common reason for losing kidney graft rather than the recurrence और other technical reasons भी होते हैं. बट सबसे कॉमन पेशेंट का भी टू err is human. वो बहुत कॉमन है. अभी हम भूल जाते हैं भी हम किस सफरिंग से हम ट्रांसप्लांट करवाने आए थे. वो जो जैसे जैसे जिस मेमोरी से निकलता जाता है, वो आप अपने डॉक्टर से दूर होते चले जाते हो. हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की थी जिसमें हमने देखा है 5 साल के बाद इंटेंस रेगुलर फॉलोअप सिर्फ 20% पेशेंट करते हैं. केवल 20%. रेगुलर पीरियोडिक टाइम देयर ओन चॉइस टाइम फ्रेम फॉलोअप बाकी 50% करते हैं. 30% मरीज तो ऑटोनोमस हो जाते हैं, जो वापस आने की कोशिश नहीं करते जब तक प्रॉब्लम नहीं आए. तो इतना बड़ा, तो ये तो उनकी लॉन्जिटिविटी भी इफेक्ट करता होगा. करती. अब आपका ट्रांसप्लांट खराब होना शुरू हो जाए और आप डॉक्टर के पास ना जाओ, उसको आइडेंटिफाई ना कराओ, आप अपनी मेडिसिन इरेटिक, बहुत, दिस इज नॉट एन अनकॉमन प्रॉब्लम. आई सी every 2 months one such patient who has been erratic on follow-ups and has changed his medicines, stopped his medicines, and not been taking regular follow-ups, getting into trouble. डॉक्टर जसूजा, ट्रांसप्लांट मेल और फीमेल इनमें भी डिफरेंट होता है क्या? फर्क होता है. फीमेल डोनर अगर हो तो जो देखा गया है, क्रिएटिनिन लेवल जो रेसिपिएंट का है वो उतना नीचे नहीं जाता. शायद शरीर की बनतर में नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स between the two sexes are different. The male has probably more number of nephron as compared to female because it's probably a genetic constitution, because if you see the muscle mass of males are more. Correct. So वो muscle mass के proportionate kidney को शायद बनाया गया है. तो वही women would have more of fat than a muscle mass in the structure. So that's why the kidneys are not that robust. But then I've seen equally working kidney. Donor में हम generally disparity नहीं करते, कोई भी दे सकता. ओके. तो एक किडनी की जो सर्जरी होती है ट्रांसप्लांट की, ये कितने घंटों की होती है? देखो, डोनर की सर्जरी जो है वो रफली अबाउट 1 to 1.5 hours डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स ऑफ द सर्जन डिपेंड करता है. और पेशेंट की सर्जरी 45 मिनट्स टू 1 घंटे से 1.25 घंटे की होती है. ऐसे 3 एनास्टोमोसिस होते हैं, फिर स्किन कवरिंग. किडनी को पुरानी किडनी की जगह तो लगाया नहीं जाता, एक नई स्पेस फ्रंट ऑफ एब्डोमेन में बनाई जाती है और वहां पे उसको रख दिया जाता है ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर के पास में हो, एक्सेसिबल फॉर बायोप्सीज हो, डॉपलर मॉनिटरिंग आसानी से हो सके. सर्जिकली इट्स वन ऑफ द रिलेटिवली इजी सर्जरीज एज कंपेयर टू कार्डियक और लिवर ट्रांसप्लांट व्हिच आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज. सो दिस इज रिलेटिवली कंफर्टेबल. एज आई सेड, द होल management challenges the immunological management, which has to be done by the people who are trained for this. Correct. Which are generally nephrologists or transplant physicians. Okay. तो जो नई आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो पुरानी वाली किडनी भी क्या हमारे शरीर के अंदर ही रहती है? हाँ, 99% में हम उस किडनीज को नहीं हाथ लगाते, वो अपने अंदर ही बड़ी रहती है. वो तो अपना काम छोड़ चुके हैं, तो उनको छेड़ने की जरूरत नहीं. और वैसे भी उनकी लोकेशन पे हमें कुछ करना नहीं. सर्जरी करके हमें नई लोकेशन पे किडनी डालनी होती है. Most of the transplant patients would have 3 kidneys. Single transplant जिनका हुआ है. कुछ में जिसमें 2 बार हुआ तो कई बार 4 भी होती. There are very exceptional conditions. कई बार हमें लगता है इस किडनी में कोई ऐसा इन्फेक्शन है या स्टोन है जो आगे प्रॉब्लम करेगा, या सिस्टिक डिजीज में किडनी इतनी बड़ी हो गई उसकी जगह ही नहीं है ट्रांसप्लांट की जाए, तब हम किडनी निकालते हैं. नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन अ कॉमन गार्डन पेशेंट वी डोंट डू नेफ्रेक्टमी. पहली किडनी वैसे की वैसे रहती है, तीसरी किडनी लगा दी जाती है. तो जो डोनर है उसको, उसकी भी जो ट्रीटमेंट पैटर्न रहता है वो सेम रहता है एज अ रेसिपिएंट जिसको मिली है किडनी? या ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल जो आपने पूछा. लोग अक्सर ही पूछते हैं डोनर को क्या ट्रीटमेंट, डोनर को क्यों ट्रीटमेंट होगा? ही इज हेल्दी इंडिविजुअल, ही डजंट नीड एनी ट्रीटमेंट. ओके. डोनर्स आर नेवर गिवन एनी ट्रीटमेंट फॉर द रीजन दैट दे हैव डोनेटेड किडनी. इफ आई हैव टू ट्रीट हिम, then why should I take his kidney? करेक्ट.
पर अगर हमने उनकी किडनी निकाल ली तो क्या उनका शरीर पे या उनके शरीर के फंक्शंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा? मैंने आपको ना जब इंटरव्यू आपने शुरू किया तब भी बताया था 5,000 में एक आदमी पैदा होता है, एक ही किडनी, उसको पता ही नहीं होता, सारी उम्र निकल जाती। वो कभी 70 की उम्र में प्रोस्टेट के लिए गया तो पता लगा एक किडनी थी। तो किडनी फंक्शंस नॉर्मल रहते हैं। देखो किडनी में ना एक बड़ी अच्छी अडेप्टेबिलिटी है। ये वो ऑर्गन है जो अपनी फंक्शनल एबिलिटीज को, नंबर्स जो इसके फंक्शनिंग यूनिट्स को तो नहीं एनहांस करता पर उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर लेता है। इतने बढ़िया से ये एनहांस करती है आपको नंबर्स भी नॉर्मल लगने लगते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं नजर आती। तो जो डोनर है उसकी लाइफ पे कोई फर्क पड़ता है आफ्टर डोनेटिंग द किडनी? सारिका जी, अगर फर्क पड़ता होता तो मेरी साइंस मुझे अलाउ नहीं करती। ये तो तभी किया जाता है जब ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है डोनर जो है वो अपनी लाइफ पूरी बिताएगा। उसको डोनेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रेसिपिएंट होता है उसको क्या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है? पहली बात तो ये बताइए कि सर्जरी होने के बाद उसको कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और क्या बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है नई किडनी को? हम सारा काम पहले ट्रांसप्लांट से पहले लेबोरेटरी में रन करने के बाद हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए सर्जन को ऑफर करते हैं, सर्जन ऑपरेट करते हैं और उसके बाद भी हम उसकी मेडिकल मैनेजमेंट प्लान करके रखते हैं। कितने दिन हॉस्पिटल में रहना, ये अलग अलग हॉस्पिटल के अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल 8 दिन का, एक दिन पहले एक दिन ऑपरेशन, 6 दिन बाद में हम ऑपरेट करके मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है। देयर आर हॉस्पिटल्स व्हिच आई नो ऑफ, दे कीप देयर पेशेंट्स फॉर 15 डेज। तो अपना अपना प्रोटोकॉल है। मैक्सिमम 15 डेज से ज्यादा तो मैंने कहीं नहीं देखा किसी को हॉस्पिटल में रहते हुए। और उसके बाद क्या लाइफ लॉन्ग जो रेसिपिएंट है उसको मेडिसिन्स पर रहना पड़ता है? यस, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट इज काइंड ऑफ चैलेंज टू योर रेसिपिएंट्स बॉडी। भी आपकी बॉडी में एक बाहर से प्रत्यारोपण कर दिया गया है जो कि आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। बॉडी तो उसको निकालेगी, बाहर फेंकेगी। उसको बनाए रखने के लिए आपको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स को न केवल सारी उम्र लेना पड़ता है, उनकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। इसीलिए डॉक्टर के पास फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देखो, जब मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ पहले महीने में मैं मरीज को 8 बार देखता हूँ, हर सप्ताह में 2 बार। उसके अगले महीने में 1 सप्ताह में 1 बार, उससे अगले महीने में 2 सप्ताह में 1 बार। उसके बाद टाइम बढ़ता जाता है। अगर आप देखो 6 से 8 या 9 महीने के बाद हम तिमाही पे आ जाते हैं। साल में 3 या 4 विजिट वो मैंडेटरी है। वो तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम आपको दवा खानी है, लाइफ टाइम आपको डॉक्टर से मॉनिटरिंग करनी है। ऑफ कोर्स मेडिसिन्स कीप गोइंग अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। डॉक्टर जसूजा, पेशेंट का जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है और आपके पास वो बाद में फॉलोअप के लिए आते हैं तो उनकी कौन सी मेजर शिकायतें ऐसी रहती हैं, कंप्लेंट्स क्या होती हैं उनकी? सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है, पेशेंट कंप्लेंट्स के साथ नहीं आता फॉलोअप में। फॉलोअप का जो मरीज आता है हमारे पास वो फॉलोअप के लिए आता है। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि मुझे बहुत, या एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन जो भी उस मरीज को देख रहा होता है उसको एक केयरफुली अपनी पैनी नजर से ये देखना होता है कि सब चीजें ठीक चल रही है। उस चीज को भांपना भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है एज ए ट्रांसप्लांट फिजिशियन फॉर ऑल ऑफ अस। तो पेशेंट फॉलोअप के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत मेटिकुलसली टाइम फ्रेम के साथ बने होते हैं। शुरू में हफ्ते में 2 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में 1 बार। थ्रू आउट लाइफ पेशेंट को साल में 3 से 4 विजिट अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास करने मैंडेटरी रहते हैं। तभी हम हर चीज को टाइमली पकड़ पाते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब कहने का भाव ये नहीं है दैट और कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेशेंट को। खांसी, जुकाम, बलगम, जो कम्युनिटी के इन्फेक्शन है वो भी होते हैं। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो ट्रांसप्लांट रिलेटेड होते हैं, रिजेक्शन का प्रोसेस जैसे हो गया, विच इज क्वाइट मैनेजेबल। कुछ एक इन्फेक्शन जो ट्रांसप्लांट पेशेंट के स्पेसिफिक होती है, लाइक बी के वायरल इन्फेक्शन, सीएमवी इन्फेक्शन, निमोनिया, जो लिटिल ओवर एंड अबव अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिनको हम बोलते हैं, उस किस्म की बीमारियां आती रहती हैं इन पेशेंट्स में। बट क्लोज मॉनिटरिंग, meticulous management plan, minimization of drug usages over a period of time, and intensity of follow-ups keep these things away from the patient. And patient का follow-up mostly problem based नहीं होता, protocol based होता है। Okay. डॉक्टर जसूजा, किसका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? अगर आप मुझसे पूछो तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हम ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस व्हिच आर आल्सो नॉट एक्सेप्शंस। इनफैक्ट आजकल तो मैं अपना एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। द कॉन्ट्राइंडिकेशन की एक लिस्ट होती थी एक जमाने में जब मैं कॉलेज टाइम में था। आज की डेट में उनमें से कोई भी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं रह गई जिसमें हम ट्रांसप्लांट ना करते। पेशेंट हु हैज गॉट अनट्रीटेबल मैलिग्नेंसी, एंड ऑफ द केयर, लाइफ लॉन्जिविटी जिसकी नहीं बढ़ सकती ट्रांसप्लांट के साथ, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों जिसमें लगता है भी आप ट्रांसप्लांट करेंगे और पेशेंट की
cannot manage himself. हम्म The kind of protocols are required for these kind of हम्म transplant. These are very, very few exceptions where we don't give somebody a transplant. Absolute contraindication में अगर आप पूछो तो एक्टिव malignancy, कोई एक्टिव इन्फेक्शन, मगर इनके क्योर होने के बाद वो भी मरीज ट्रांसप्लांट ले सकता है। ओके जैसे आपने बताया कि अभी हमारे कंट्री में ऑर्गन डोनेशन के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो अगर कोई किडनी डोनर बनना चाहता है तो वो कैसे रजिस्टर करा सकता है, देखो, क्या प्रक्रिया है? हाँ, आज की डेट में ना भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम चल रहा है जिसके अंदर नोटो, दैट्स अ नेशनल अथॉरिटी, नोटो का एक वेबसाइट है। जैसे आप अपनी किडनी देना चाहें या ऑर्गन सारे डोनेट करना चाहें, आप एज ए ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं आप किडनी देना चाहें, आप अपना लिवर, हार्ट, आईज, बोन, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो आप दूसरों के लिए मरणोपरांत दे सकते हैं, जो कि एज ए कैडावर डोनेशन की लिस्टिंग में आते हैं। तो उसके लिए आपको उनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। उनका आपको उसका एक रिसीप्ट एंड कार्ड मिलेगा जिसको आप अपने पास हमेशा रखिए, और जब भी आप कभी डोनर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करें, इस बात को अपने परिवार को जरूर बताएं। ओके ये नहीं आपने रजिस्टर कर लिया और अपनी जेब में डाल लिया और किसी को बताया नहीं, ताकि सबको मालूम हो आपके परिवार में, क्योंकि उस स्थिति में जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप इस स्थिति में नहीं होंगे भी आप अपनी विश को डिक्लेयर कर पाए, तो somebody has to pronounce your wish at that point of time। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर जसूजा, मान लीजिए किसी पेशेंट की डेथ हो गई और उसने अपना जो ऑर्गन डोनेशन करने के लिए प्लेज किया था, अब वो किडनी और आपके पेशेंट को जो किडनी की जरूरत है उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सर्जरी के लिए? देखिए, जो कैडावर डोनेशन होती है ना, ये एक बड़ा एक वेरी डिफाइंड प्रोसीजर। एवरी डाइंग पेशेंट कैन नॉट गिव अ किडनी। So there are patients who are, majority of the time, the kind of transplant we are doing the beating heart donor surgery। डोनर लेते हैं हम, उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन इरिवर्सिबली डैमेज होगा जो ठीक नहीं होने वाला है, और आपके बाकी शरीर के हिस्से सुचारू रूप से इसलिए चल रहे हैं बिकॉज आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपके अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन नहीं है जो डोनर मरीज को, रेसिपिएंट को मिलेगी। जब ऐसी स्थिति होती तभी हम किसी को कैडावर डोनर मानते हैं। ओके उस कैडावर डोनर कि जब हम ऑर्गन्स निकालते हैं तो हर ऑर्गन का एक अपना टाइम फ्रेम होता है। किडनी को जनरली हम कोशिश करते हैं पहले 12 आवर्स में ही डोनर को बुला के लगा दिया जाए, बट इसका वेटिंग पीरियड अप टू 24 to 36 आवर भी हो सकता है। देयर आर मेथड्स हाउ टू प्रिजर्व दिस ऑर्गन। और जैसे अब हार्ट का टाइम बहुत छोटा होता है, लिवर का टाइम एज कम्पेयर टू किडनी इज रिलेटिवली स्मॉल, सो एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन। एंड बट ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉर्निया का अगर टाइम दे तो काफी लंबा समय तक उसको प्रिजर्व करा जा सकता है। तो इस किस्म की हर ऑर्गन की अपनी अपनी लिमिटेशन है, जिसके हिसाब से उसकी जो उस फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स ज्यादा जानकारी आपको दे सकते हैं। बट बेसिकली डोनर जितनी जल्दी हो सके, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुड बी एग्जीक्यूटेड promptly as possible। ओके उसके लिए सिस्टम गियर्ड अप है हमारा हिंदुस्तान में ना, नेटवर्क बहुत अच्छा। नोटो ने पिछले 10 साल में बहुत बड़ा काम किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर से लेके सब हॉस्पिटल, सब स्टेट, सब has been very nicely integrated and integrated। So prompt information start going from the noto that this is organ available, these are the donors available, donors are listed, so you cannot jump the list now, you have to come through the list only। डॉक्टर जसूजा, क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी फेल हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आपके नेचुरल किडनी किसी वजह से खराब हुई तो वही वजह तो आपके शरीर के साथ रहती है। तो जो भी आपकी किडनी लगती है, कई बार रिकरेंस ऑफ द डिजीज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है दैट लगते ही वो तो 1-8% जो टेक्निकल कुछ होगा, फेल नहीं होती। फेल होने में बहुत समय लगता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई डायबिटिक ट्रांसप्लांट करवाता है, डायबिटीज किडनी डिजीज आने में कम से कम 10 साल का, 1 दशक का समय लग जाता है, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। मगर जब आप ट्रांसप्लांट कराते हो तो बहुत केयरफुली अपने आप को मॉनिटर करते हो, तो 10 से 15 साल के बाद फिर डायबिटीज आने का चांस बन जाता है, तो वो दोबारा किडनी को फेल कर सकता है। बार बार रिपीटेड रिजेक्शंस हो सकती हैं, आपने फॉलो अप प्रॉपरली नहीं किया, या आप ओवर इम्यूनोस्प्रेस किसी वजह से कई प्रोटोकॉल्स में हमें करना पड़ता है, तो आपको बीके वायरस की इन्फेक्शन हो गई, तो ऐसी स्थिति में होता है दैट आपको ट्रांसप्लांट फेल हो जाए और आपको किडनी वापस या तो आपको डायलिसिस पे जाना पड़े या फिर आपको ट्रांसप्लांट दोबारा कराना। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या दोबारा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और क्या वो सक्सेसफुल होता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने 3 तक तो ट्रांसप्लांट खुद ही किए हुए अपने हॉस्पिटल में। एक ट्रांसप्लांट, उसका दूसरा ट्रांसप्लांट, फिर तीसरा भी ट्रांसप्लांट। सो वो पॉसिबल है। इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट हैव अ ट्रांसप्लांट, बट ओनली थिंग इज व्हेन यू हैव अ किडनी व्हिच इज फेलिंग,
you have to start planning for the next transplant little more in a proactive way, so that you are on immunosuppressants and move to the next transplant rather than stopping immunosuppressant. वो कुछ हमारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए किसी विमेन ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट? बिल्कुल हो सकती है। कम से कम पिछले 1.5 दशक में 6 लड़कियों ने हमारे यहाँ अपने ही हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, सबकी सब ट्रांसप्लांटेड थी, बहुत हेल्दी बच्चे हुए हैं सबके। बहुत पॉसिबल है, मेरे पास ऐसे बहुत सारी यंग वुमेन आती हैं कि ट्रांसप्लांट या तो कहीं और हुए या हमारे यहाँ होते हैं, और वो फॉलो अप प्लान में दे वांट उनका बच्चा होना चाहिए। कुछ एक प्री रिक्विजिट्स है, जैसे कम से कम ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हुए 2 साल हो जाने चाहिए, इम्यूनोसप्रेसेंट मिनिमम ड्रग में होनी चाहिए, कुछ एक इम्यूनोसप्रेसेंट्स को हम चेंज करके प्रेगनेंसी फ्रेंडली इम्यूनोसप्रेसेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। एंड वंस द कंसेप्शन इज मेड, द चाइल्ड इज थॉरोली स्क्रीन्ड periodically, child is healthy, it finally culminates into full-fledged normal delivery. So we have done those, and it's a very pleasure for it even for a nephrologist, that when you see that your own life which you've imparted, which you've tried to get into it, has delivered another life. It's very, very pleasurable kind of moment for all of us at that time. Absolutely. डॉक्टर जसूजा, क्या ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है? वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करता है किडनी ट्रांसप्लांट? देखिए, मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप लाइफ तो नॉर्मल हो जाती है, बट आपको मेडिसिन रेगुलरली लेनी पड़ती है। आपको कुछ एक प्रिकॉशंस जो शुरू में काफी इंटेंस होते हैं, कुछ तो हमेशा ही फॉलो करने पड़ते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ एक बेसिक प्रिकॉशंस, हाइजीन के बारे में, ट्रेवल के बारे में, लोगों के साथ मिक्सअप होने के बारे में, अपनी सराउंडिंग क्लीनलीनेस के बारे में बहुत बहुत जरूरी, बिकॉज यू आर नॉर्मल बट यू आर एन इम्यूनोसप्रेसेंट। आपका इम्यून सिस्टम डाउनग्रेड किया गया है एक प्रोटोकॉल के तहत, एक दवा के रिजीम के अंदर में। तो आप कभी भी कुछ अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं कर सकते, बट पेशेंट लिव फॉर 3-4 डेकेड, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ चलती है। सब जो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के आउटकम्स हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं हम लोगों को। एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड एज अ किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, आप पेशेंट को क्या बताते हैं कि डायलिसिस ज्यादा बेहतर है या किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा बेहतर है? ट्रांसप्लांट अगर आपके पास ऑप्शन है इज द बेस्ट ऑप्शन। यू लिव नियर नॉर्मल लाइफ, नियर, आई वोंट से 100%, बट नियर नॉर्मल लाइफ। ओके। Near normal life means you can watch a movies and enjoy everything, but you can't sit in the cinema. Not normal means आप थिएटर में नहीं बैठ सकते, बगल वाला खांस रहा है तो आपको भी खांसी होगी। जी जी। आप 3 घंटे में बाहर निकलेंगे तो कोई बीमारी लेके आएंगे, but if you follow these kind of small little precaution, you're fine. I think there's no match to transplant. Okay. डॉक्टर जसूजा, जो आप मेल में किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है? हाँ, ये ज्यादातर हम डायबिटिक पेशेंट्स में देखते हैं, वो अदरवाइज ऑल्सो इन डायबिटिक दिस इज नॉट एन अनकॉमन प्रॉब्लम। बट ट्रांसप्लांट के बाद साइकोलॉजिकल प्रेशर, पेयर प्रेशर और बहुत सारी वजह रहती है जिनकी वजह से यंग मेन मे हैव दिस प्रॉब्लम। बट आज की डेट में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है। देयर आर सम मेडिकल मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल थेरेपीज और ग्रुप काउंसलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसको इवेट करने में मदद करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर लिविंग अ वेरी हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। डॉक्टर जसूजा, क्या डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए? हाँ, ये काफी समय तक तो यही चलता रहा है, दैट ब्लड ग्रुप हैज टू बी ईदर सेम और ओ ब्लड ग्रुप व्हिच इज यूनिवर्सल डोनर शुड बी अ डोनर्स आइडियल ब्लड ग्रुप। बट फॉर लास्ट 2 decades there's been a serious change in this scenario. आज की डेट में हमें ब्लड ग्रुप सेम मैच करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप दूसरे को किडनी दे सकता है, प्रोवाइडेड we don't have very high level of blood group antibodies in the recipient. because मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको बी किडनी लगानी है, अगर बी के अगेंस्ट उसके शरीर में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं है जिसको हम, और जो नंबर्स हैं उसको हम इजीली फिल्टर बेस्ड और प्लाज्मा थेरेपी बेस्ड में निकाल के क्लीन कर सकते हैं, तो हम ट्रांसप्लांट देते हैं। क्वाइट अ साइजेबल नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स। Practically, if you ask me, 1/3 of my transplants are ABO incompatible transplant, जिसमें ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, और बहुत सक्सेसफुल कर रहे हैं हम। Okay. Thank you, Dr. Jasuja. Now we are going to ask you some rapid fire questions. Sure. Are you ready? Oh, sure. Okay, great. अगर हमारी किडनी बोल पाती तो वो सबसे ज्यादा किस बात की शिकायत करती? किडनी बेचारी कहाँ शिकायत करती है, वो करती ही नहीं है शिकायत। Okay. रोज 6 लीटर पानी पीने से क्या किडनी ठीक काम करती है? ये सच है या झूठ? This is pure myth. हमारे यहाँ कंप्यूटर लगा, वो बताता है कितना पानी पीना है। जब प्यास लगती है तो पियो, 2-2.5-3 लीटर बहुत होता है। All right.
किडनी पेशेंट से क्या सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज आपने सीखी है? That's a good question. In fact, the continuity of life, I mean, the kind of the passion they have to live life, how fragile the life is, I get to know, and how precious is for them the life. It's amazing emotions which we encounter with every patient. Wonderful. कौन सा सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं जो किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है? देखिए, जितनी भी हमारे हाइपर एक्टिव लाइफ स्टाइल्स हैं, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ डायबिटिक हाइपरटेंसिव, यू हैव टू मेंट देम इन अ नॉर्मलिसी वे. So you can't continue to keep your diabetes uncontrolled, blood pressure high. It's very, very important that you manage yourself at every front. As a nephrologist, एक सवाल जो हर पेशेंट आपसे पूछता है. देखो, पेशेंट जब सामने बैठा होता है और खास करके जो पेशेंट जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसकी आंखों में एक एस्पिरेशन होती है, मेरी आगे की लाइफ क्या है. यही सवाल वो पूछता है. अपने अपनों के सामने तो नहीं, जब वो मेरे साथ अकेला होता तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या मैं जिंदा रहूंगा. अमेजिंग सवाल होता है मेरे लिए. ओके. एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, सबसे बेस्ट डायलिसिस कौन सा है? इन सेंटर, घर पे होने वाला, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस? सर, डायलिसिस की जो क्वालिटी डिलीवरी नॉट ओनली डिपेंड्स भी कौन सा बेटर है, कौन सा किस मरीज के लिए बेटर है, ये डिपेंड करता है. हर मरीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. होम हेमोडायलिसिस इज अ गुड चॉइस फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट, दोज हु कैन कंटिन्यू इट, और दोज हु कैन नॉट मूव टू द हॉस्पिटल. ऑन द कंट्री, समबडी हु हैज गॉट अ प्रॉब्लम व्हिच वुड नीड अ मोर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, hospital dialysis is always better. For a relatively young man who doesn't have a donor, waiting for a transplant, to buy a transit period of 3 to 5 years, it's good to have a peritoneal dialysis, and he's eating good diet. क्या बियर पीने से किडनी के स्टोन्स निकल जाते हैं? ये एक कॉमन मिथ है, जो बियर पीने से स्टोन प्रॉब्लम दूर रहती है. स्टोन है अगर अटका हुआ है तो उसको बियर पीना चाहिए. हर स्टोन के लिए बियर काम नहीं करती. सिर्फ सर्टन स्टोन वेयर वी नीड डायरेटिक फ्लशिंग, जहाँ पे हम पानी के वेग के साथ हमें स्टोन को बाहर निकालना है, वो कुछ एक स्टोन ऐसे होते हैं जिसमें आपको इसमें मदद मिल सकती है. यू में फील भी मैंने पानी ज़्यादा पिया या मैंने बियर ज़्यादा पी तो उसके डायरेसिस के साथ मेरा स्टोन निकल गया. और वो काम पानी भी कर सकता है. बियर के साथ. वंडरफुल, वंडरफुल. Thank you, Dr. Jasuja. Thank you for answering these rapid fire questions. And thank you also for joining us today and sharing your valuable insights. We're truly indebted for, helping us understand kidney health better. Thank you so much, Dr. Jasuja. Thank you, Sarika. Thank you. I hope it will help everybody who's listening. I'm sure, certainly. Right. Thank you. Thank you for joining us today, and we'll meet you again soon with a new topic. Till then, take care of yourself and don't forget to like and subscribe our channel.